नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं वो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बीए प्रोग्राम, फोर्थ सेमेस्टर, माइनर पेपर है। ये पॉलिटिकल साइंस का माइनर, पॉल साइंस का माइनर पेपर है। और जैसा कि आप सबने सिलेबस वाला वीडियो देख लिया होगा, पॉलिटिकल साइंस का माइनर पेपर है जो कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, प्लीज नाम याद रखिएगा, कंपैरेटिव गवर्नमेंट पहले है, पॉलिटिक्स बाद में। ठीक है, जैसे अगर हम हिंदी में देखिए, तुलनात्मक सरकार और राजनीति, पॉलिटिकल साइंस माइनर, फोर्थ सेमेस्टर। अगर हम सिलेबस की ओर देखें, सिलेबस अगर हम देखें कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, वो है जो सबसे पहला जो यूनिट है आपका, द नेचर, स्कोप एंड मेथड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तो देखिए, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, मेथड क्या है, ये पहली यूनिट आ रही है। और एक क्वेश्चन हमेशा आपका इस यूनिट से बनता ही है, जो कि मैं क्वेश्चन भी आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो हम देखते हैं कि जो पेपर का जो पहला जो नाम है वो है कंपैरेटिव। जो अगर हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स को देखें तो जो सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका कंपैरेटिव। देखिए, कंपैरेटिव को मेरे को समझाने के लिए मैं एक थोड़ा सा एक वीडियो को यूज करते हुए आगे बढ़ता हूं। तो देखिए, जो कंपैरिजन है, अगर हम देखें इस वीडियो के माध्यम से भी, अगर हम देखें जो कंपैरिजन है वो क्या है, एक ह्यूमनिस्टिक है। देखिए, जो ह्यूमन होता है, जो मानव होता है, वो हमेशा कंपेयर करता है। कंपेयर भी आप देखोगे कि आप बड़े बूढ़े को भी देखेंगे, जो बड़े बूढ़े हैं वो क्या बोलते थे कि हमारे जमाने में, है ना, हमारे जमाने में ये होता था, हमारे यहाँ पे इतनी हमारे टाइम पे इतनी महंगाई नहीं होती थी, आज की जनरेशन ऐसी हो रही है। तो कंपेयर, तो जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो क्या है, मानव का स्वाभाविक स्वरूप है। हम हमेशा कंपेयर करते हैं। और अगर हम साइंटिफिक भी, साइंस को भी देखें, तो साइंस में क्या करता है, वो जो टेस्ट लेता है, जो टेस्ट करता है, तो वो टेस्ट क्या है, वो कंपैरिजन ही तो करता है कि इस टाइम पे टेस्ट का ये रिजल्ट था, इसके बाद ये रिजल्ट आया, हमने ये चीज ऐड करा। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपैरिजन जो है वो एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी भी है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, पहला जो पॉइंट हुआ यहाँ पे समझना है कि तुलना समस्त मानव विचार का मौलिक आधार है। ठीक है, कंपैरिजन हम करते ही हैं। हम क्लास में बैठते हैं तो भी हम कंपेयर करते हैं कि वो ज्यादा पढ़ने में होशियार है, हम इसमें पीछे हैं, तो हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंपैरिजन इज मैथडोलॉजिकल कोर ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, जो कंपैरिजन एज अ मेथड, एक कंपैरिजन क्या है, एक पद्धति है, वो क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन का मूल है। अब हम कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे कंपेयर करते हैं पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं कि एक्सपीरियंस ऑफ वॉरियस नेशंस की जो अनुभव है बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जैसे जर्मनी हो गया, तो उसने किस तरीके के अपने पास्ट में और अभी किस तरीके से वो आगे ग्रो कर रहा है। तो कंपेयर करना, एक्सपीरियंसेस का कंपेयर करना। इंडिया की अगर एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो पहले कॉलोनियलिज्म था, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस आया। तो कंपेयर करना, हम पास्ट, प्रेजेंट, उसके बाद डेवलप एक्सप्लेनेशन, कंपेयर करके हम ये बताते हैं कि हम स्पष्टीकरण देते हैं कि देखिए, पहले हमने 1947 से यहां से स्टार्ट करा और आज हम 2024 जो है उसके बाद हम यहां तक पहुंचे, हम इतना डेवलप कर, तो हम एक्सप्लेनेशन को डेवलप करते हैं। हमारी जितनी भी थ्योरीज है उनको हम टेस्ट करते हैं कि हमने, अगर हम मॉडर्न, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे जो पहले जो पेपर होता था तो उसमें बहुत सारी थ्योरी होती थी, कम मॉडर्नाइजेशन थ्योरी होती थी, अंडर डेवलपमेंट थ्योरी होती थी। तो हम थ्योरीज को टेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आप सबने देखे होंगे कॉलेजेस के ज्यादातर जो कलर होते हैं वो रेड कलर की
उससे बना होता है, रेड कलर डोमिनेट होता है। ठीक है, तो क्या होता था कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि ये मान के चला जाता था कि जो वेस्ट ने, जो पश्चिमी जो देश हैं, जो पाश्चात्य नेशन है, जो पाश्चात्य राष्ट्र हैं, या फिर जो अमेरिका और ये कनाडा और ये यूरोप के जो देश हैं, जिस तरीके से उन्होंने विकास करा है, उसी तरीके से अगर हम भी विकास करेंगे तो हम भी डेवलप हो पाएंगे। ठीक है, बट वो फेल हुआ कि नहीं, वो उनके कल्चर स्पेसिफिक था, हमारे यहाँ पे वो डेवलप। तो क्या होता है, हम थ्योरीज को भी टेस्ट कर पाते कंपेयर करके। क्लियर हुआ कि ये जो पर्टिकुलर मॉडल है, ये जो मॉडल है विकास का, डेवलपमेंट का, ये केवल अमेरिका में ही पॉसिबल है, इंडिया में ये मॉडल काम नहीं करेगा। तो हम थ्योरीज को टेस्ट कर पाते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के माध्यम से या कंपैरिजन के माध्यम से। अब देखिए, जो दूसरा जो शब्द है वो है गवर्नमेंट। कंपैरेटिव का हमने समझ लिया कि कंपैरिजन, उसके बाद आता है गवर्नमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट क्या होती है। देखिए गवर्नमेंट जो होती है वो होता है आपका ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल यूनिट कह सकते हैं, या फिर इंटिटी कह सकते हैं, इंटिटी। देखिए ये होता क्या है ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल की। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, पहला तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यक्तियों को समूह, पहला करेक्टर। दूसरे क्या है, ऑथोराइज्ड बाय फॉर्मल डॉक्यूमेंट, कि कोई ऑथोराइज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हम देखें तो जो कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट है वो क्या है, इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप हो गया आपका, जितना भी कैबिनेट हो गए। ठीक है, उसके बाद ऑथोराइज बाय द फॉर्मल ग्रुप डॉक्यूमेंट्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो है उसको ऑथोराइज कर रहा है कि हाँ आप जो कैबिनेट है आप रूल कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो डिसीजन बनाते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो सबके लिए होता है, वो समूह में सबके ऊपर लागू होता है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिए। और अगर सिंपल सा बोलना है तो ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एंटिटी या फिर यूनिट्स। अब वो ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एंटिटी और यूनिट्स कैसे, वो इन तीनों सेंस में। सबसे पहला जो हो गया आपका, वो आ जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। दूसरा होगा कि कोई फॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स है उसने वो पावर दे रखा है कि हाँ आप रूल करो, आप गवर्नमेंट बनाओ। और तीसरा क्या है, जो आप डिसीजन लोगे वो सबके बिहाफ पे होगा। ठीक है, और अगर हम फिलोसफिकल डिबेट की बात करें तो हम फिलोसफिकल डिबेट में हम यही पूछते हैं कि गवर्नमेंट क्यों आई, हम क्यों गवर्नमेंट को फॉलो करें, स्टेट ऑफ नेचर क्या था, गवर्नमेंट से पहले कैसा था स्टेट ऑफ नेचर। ये फिलोसफिकल डिबेट्स है जो कि अभी हमारा इस लेक्चर का पार्ट नहीं है, हमें केवल गवर्नमेंट को समझना है। तो गवर्नमेंट को ये 3 माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहला हो गया आपका व्यक्तियों का समूह, औपचारिक दस्तावेज द्वारा प्राधिकार प्राप्त हो। ठीक है, दूसरा निर्णय जो समूह पर लागू होंगे, जो भी वो निर्णय लेंगे वो समूह पर लागू। अब देखिए जो हमने पहले दो वर्ड यानी कंपैरेटिव, इसको हमने कंपैरिजन के माध्यम से समझ लिया, गवर्नमेंट, लास्ट बचता हमारा पॉलिटिक्स। अब देखिए जो कंपैरेटिव सेंस में जो पॉलिटिक्स है उन्हें उसके 3 प्रभाव है। अगर हम समझे तो अगर हम देखें इन द एरिना ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स द टर्म पॉलिटिक्स हैज 3 इम्प्लीकेशन। उसके 3 हमें अनुभव या परिणाम मिलते हैं, जिसको हम पॉलिटिक्स को हम 3 संदर्भ में हमें समझना है इस पेपर में भी। कि पहला तो क्या है, पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या है। ठीक है, वो राजनीतिक क्रियाएं क्या है, राजनीतिक क्रिया। दूसरा जो है पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है, कि वो उस देश में उस नेशन के अंदर या फिर उस स्टेट के अंदर वो पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है, और पॉलिटिकल पावर कैसी है। तो हम जो पॉलिटिक्स को अगर हम देखेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, वो इन 3 संदर्भ में हमें देखना है। कि अगर हम बात करें जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कि उस देश के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एक तरफ इंडिया रख लीजिए, एक तरफ दूसरा अदर नेशन रख लीजिए। जैसे इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी कैसी है। ठीक है, हर 5 साल बाद इलेक्शन है। ठीक है, कौन कौन सी एजेंसी है, इलेक्टोरल एजेंसी है, पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, उसके बाद
और भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज किस तरीके से जो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी वो दूसरे नेशन में किस तरीके के पॉलिटिकल प्रोसेस, कि हाँ पॉलिटिकल प्रोसेस कैसा है, कि जैसे जीतने के बाद पार्टी पार्लियामेंट में आती है, पार्लियामेंट में अपने लॉज को किस तरीके से बनाती है, कैसे समर्थन प्राप्त करती है, तो वो प्रोसेस क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद वो रिजीम का कैसा टाइप बनता है, कि वो डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है पॉलिटिकल पावर के सेंस में अगर हम देखें तो, और बाहर कैसा है, डेमोक्रेसी है या ऑटोक्रेसी है या फिर कोई और व्यवस्था है या तानाशाही। तो हम इन 3 सेंस में हम पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। ये 3 यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, CGP, ये कंप्लीट होने के बाद अब हम अपने सिलेबस यानी अपने यूनिट की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि कंपैरिजन एज अ इंस्टिंक्ट, यानी एक व्यवहार या एक वृत्ति है मनुष्य की, कि जैसे मनुष्य की सहज प्रवृत्ति दूसरे के आचरणों से अपने आचरण की तुलना करना। तो देखिए, जब मनुष्य का ये व्यवहार है तो जो स्टेट है यानी जो राज्य है यानी जो सरकार है, वो कौन चला रहा है, मनुष्य ही तो चला रहा है। जैसे हमने गवर्नमेंट का अगर हमने देखा था, गवर्नमेंट का जो डेफिनेशन देखा था, उसमें पहला क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जैसा मनुष्य का व्यवहार है तो क्या स्टेट के व्यवहार में वो झलकेगा या नहीं झलकेगा, झलकेगा। दूसरा क्या है, द इंस्टिंक्ट ड्राइव लीड्स टू कंटिन्यूअस सेल्फ अप्रेजल इन द रिलेशन टू अदर्स। यह आंतरिक प्रेरणा दूसरों के संबंध में निरंतर आत्ममूल्य की ओर ले जाती है। जब हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक सेल्फ अप्रेजल यानी आत्म मूल्यांकन की ओर आगे बढ़ते हैं, कि जब हम दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे नेशन के अंदर, जैसे दिल्ली में भी देखोगे तो पॉलिटिक्स क्या बोलते हैं कि नहीं, दिल्ली को हमें फ्रांस की सिटी या फिर पेरिस के जैसा बनाना है। तो क्या है, तो हम अपने चिंतन कर रहे हैं कि हमने कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई जो हम अभी उस स्थिति पे नहीं पहुंच पाए। तो एक सेल्फ अप्रेजल की ओर ले जाता है। क्लियर हुआ। दूसरा क्या है, क्यूरियोसिटी अबाउट अदर्स। देखिए, कंपैरिजन से हम ये भी जानते हैं कि हम जान सकते हैं कि दूसरे किस तरीके से व्यवहार करते हैं, उन्होंने किस तरीके से विकास करा है और वो कैसे जी रहे हैं, ठीक है। जो व्यक्ति है, जो व्यक्तियों का स्वभाव स्वाभाविक रूप से यह समझने में रुचि होती है कि उनके आसपास, जैसे हमारे जो देश है, हमारे देश के आसपास जो हमारे पड़ोसी देश है, वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, किस तरीके से रहते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, जो कि आगे और हम और डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ना, वर्तमान समय में यानी समकालीन राजनीतिक शास्त्र के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी फील्ड रखता है, क्योंकि इसी माध्यम से हम पेपर भी इसीलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका जो मेथड है वो आज के टाइम में भी रेलेवेंट है, ठीक है। इट गेन इम्पोर्टेंस ग्लोबली। देखिए, इसने वैश्विक तौर पे अपनी प्रसिद्धि हासिल करी है, यानी अपनी प्रासंगिकता को सुनिश्चित करा है। और देख रहे हैं कि हर देश में ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो डोमेन है या जो स्टडी है वो निरंतर बढ़ रही है। अगर आप देखोगे ध्यान से, तो जो यूएस की भी यूनिवर्सिटीज है, जैसे अमेरिका भी की यूनिवर्सिटीज हैं, तो उन्होंने जैसे साउथ एशिया के ऊपर एक डिपार्टमेंट बना रखा है, ईस्ट एशिया के। तो ये जो है ना, ये जो स्पेसिफिक जैसे इंडिक स्टडीज हो गया, तो ये क्या है, दूसरे को जानने के लिए या फिर कंपेयर करने के लिए या फिर क्या चल रहा है उसको समझने के लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए इसने अपनी जो प्रासंगिकता है एक सुनिश्चित कर रखी है। और आप सब देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो एडवांसमेंट आ रहा है सोशल साइंस के अंदर, जिस तरीके से सोशल साइंस है जो आगे बढ़ रहा है, प्रगति की ओर बढ़ रहा है, उसने ये कर दिया है कि अब हम ना कंपेयर जो कर सकते हैं ना, वो सही आधार पे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आधार होगा हमारा कंपैरिजन का, वो हमारे जो सोशल साइंस में जितनी भी एडवांसमेंट हुई है, जो प्रगति प्राप्त करी है, अब उसने वो हमारे आधार सुनिश्चित कर दिए कि हाँ, अब हम
तुलना कर सकते हैं। जैसे आधुनिक सामाजिक विज्ञान अनुभवजन्य तथ्य यानी इंपीरिकल तथ्य। देखिए अनुभवजन्य मतलब जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम सेंसेस, हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है उनके माध्यम से देख सकते हैं। तथ्यों को व्यवस्थित रूप से देखने और तुलना करने की हमारी क्षमता बढ़ाई है। देखिए जो बिहेवियरल है ना, जो बिहेवियरल साइंस है, ये एक तरह से साइंटिफिक मेथड। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जब साइंटिफिक यानी बिहेवियरलिज्म आया ना, बिहेवियरलिज्म मतलब एक तरह से साइंटिफिक मेथड, तो उसने क्या करा, जो लोग हैं उनको, वो किस तरीके से सोचते हैं, वो किस तरीके से फील करते हैं, वो किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से व्यवहार करते हैं, उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाया व्यवहार ज्ञान विज्ञान ने। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जो बिहेवियरलिज्म है यानी जो वैज्ञानिकतावाद है यानी व्यवहारवाद है, उसने क्या करा है, इसने जो पैटर्न होते हैं सोसाइटी के अंदर, आप देखो कि हर सोसाइटी में ना एक पैटर्न होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे इंडियन सोसाइटी हो गई, तो जो इंडियन सोसाइटी का अगर मैं पैटर्न बताने की कोशिश करूं, तो एक तो धर्म और कर्म, ये देखोगे आप, ये शब्द सुनने में भी बार बार आते हैं, धर्म एंड कर्म, है ना, कर्म करे जाओ, तो ये पैटर्न है इस सोसाइटी का। ठीक है, तो जो व्यवहारवाद है उसने ये जो पैटर्न को एनालाइज करा। ठीक है, ये पैटर्न किस तरीके से, अब जैसे मैं और बात करूं, ये तो एक हिडन हो गया कि ये धर्म और कर्म। अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो जैसे डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेटिक पैटर्न है कि इंडियन सोसाइटी का जो पैटर्न है वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो ये पैटर्न्स को एनालाइज करा जो व्यवहारवाद ने, और इसने ये बताने की कोशिश करी या फिर ये कंपेयर करा कि जो दूसरी जो रिजीम्स होती हैं, जो रिजीम्स हैं उसमें कंपेयर करना या फिर उनके पैटर्न को दर्शाना शुरू करा। जैसे कि लिखा हुआ है कि कंपैरिजन अलाउज द एग्जामिनेशन ऑफ पैटर्न एक्टिविटी अंडरटेकन बाय डिफरेंट रिजीम्स। जो अन्य जो रिजीम्स है, रिजीम समझ रहे कि शासन की पद्धति, एक तरीके से रिजीम्स का मतलब ये समझो कि शासन की पद्धति। जैसे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, नॉर्थ कोरिया के अंदर एक तरह से तानाशाह, या फिर वो जो कहते हैं, चाइना वाले अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, मगर हम सब जानते हैं कि वो एक तरह से ऑटोक्रेसी के तौर पे ही कार्य करता है। और तो ये रिजीम्स है। फिर इसी ने आगे हमारी यही मदद करी कि जो आइडियोलॉजीज हैं उनको कंपेयर करने में, या फिर किसी देश के अंदर किस तरीके से नीति निर्माण होती है उसको कंपेयर करने में, और किस देश का क्या प्रोपोजिशंस है, क्या फीचर्स है, उसके कंपेयर करने में हमारी मदद करी। इसके बाद एम्पिरिकल टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन की कंपैरिजन इनेबल सिस्टमैटिक एम्पिरिकल टेस्टिंग ऑफ जर्नलाइजेशन यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डाइवर्स डेटा। कि यानी देखिए जो डेटा हमारे पास पड़ा है पहले का, उसको हमने इकट्ठा करके, ठीक है, फिर उसको हमने सिस्टमेटाइज करके या फिर टेस्ट करके एक पैटर्न बताया कि हाँ इस सोसाइटी का इस तरीके का पैटर्न है। तो कि हमें किस माध्यम से पता चलता है, कि कंपैरिजन के माध्यम से पता चलता है। यानी जैसे एक तरफ ये मान के चलिए जैसे यूएस, ठीक है, अब यूएस दूसरी सोसाइटी के जो भी हिडन कैरेक्टर हैं या फिर जो हिडन वैल्यूज हैं या फिर जो ऑर्गेनाइज नहीं है उसको ऑर्गेनाइज करके समझ के अपने से कंपेयर कर रहा है। तो ये चीज ये हेल्प करता है, और ये फिर एक जर्नलाइजेशन कह देगा कि जो बाकी जो सोसाइटी है, जैसे हम लिबरल है और बाकी जो सोसाइटी है वो क्या है, इलिबरल है या नॉन लिबरल है। ठीक है, तो ये जर्नलाइजेशन करने में भी मदद करता है। जर्नलाइजेशन मतलब अपनी जो फाइंडिंग्स है जो आपने प्राप्त करा है उसको फेमस करना या फिर उसको लागू करना कि हाँ यही सत्य है। अब एक बार हम जरा दोबारा से एक बार पॉलिटिक्स जो है, ओरिजिन ऑफ पॉलिटिक्स, जो वर्ड है पॉलिटिक्स वो पॉलिश से आ रहा है। देखिए जो पॉलिश का मतलब यहाँ पे जो है वो है सिटी एंड स्टेट कम्युनिटी। ठीक है, और जो पॉलिटिक्स को जो यूज करा जाता था द अफेयर ऑफ द पॉलिस, यानी सिटी स्टेट का जो अफेयर्स है उससे संबंधित या मामले या फिर
जो राज्य से संबंधित मामले उसके तौर पे हमें समझा जाता है। तो एंशिएंट टाइम में जो पॉलिटिक्स है उसे क्या किस तरीके से समझा जाता था, एक सोशल एक्टिविटी यानी एक सामाजिक गतिविधि है। सामाजिक गतिविधि क्या है कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो आके नियम और कानून बनाते थे जिससे समाज का भला हो, इसीलिए एक सामाजिक क्रिया समझी जाती थी। पॉलिटिक्स इज जस्ट वन ऑफ द सेवरल सोशल एक्टिविटीज ऑफ मैन, कि पॉलिटिक्स भी एक एक्टिविटी मानी जाती, एक सामाजिक क्रिया मानी जाती थी। बाकी जो डेफिनेशन है, बाकी जो हमें पॉलिटिक्स को यूज करना है वो एज अ एक्टिविटी, जो कि शुरू में बताया था, प्रोसेस और पॉलिटिकल पावर के स्वरूप में हमें यूज करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की डेफिनेशन। देखिए, कंपैरेटिव का मीनिंग आपने समझ लिया, गवर्नमेंट का क्या मीनिंग है और पॉलिटिक्स का क्या मीनिंग है इस कंटेक्स्ट में, कंपैरेटिव कंटेक्स्ट में। उसके बाद अगर हम पेपर के डेफिनेशन की बात करें, जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट या फिर नेचर एंड स्कोप से जो क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको एक प्रिसाइज डेफिनेशन देना पड़ता है, यानी परिभाषा देनी पड़ेगी कि आप तुलनात्मक राजनीति व तुलनात्मक सरकार से क्या समझते हैं। तो देखिए, जो डेफिनेशन है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, वो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इज अ सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहला जो डेफिनेशन में जो आपका जो अर्थ होगा, यानी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन उसमें क्या है, ये सब फील्ड है, यानी सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद है कि दैट फोकस ऑन सिस्टमैटिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखिए, ये क्या करता है, जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, सीजीपी, ये क्या करता है आपका कि विभिन्न देशों में राजनीतिक व्यवस्था भी कई जगह लिखा रहता है, तो व्यवस्था में और प्रणाली में कंफ्यूज नहीं होना है। राजनीतिक व्यवस्था या प्रणालियों, फिर उसके बाद कोमा है संस्थान, जो राजनीतिक संस्थान है, और व्यवहार के व्यवस्थित अध्ययन और विश्लेषण पे केंद्रित है। ठीक है, कि जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, विभिन्न विभिन्न देशों में किस तरीके से ये व्यवहार करता है। जैसे हमारा यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, वो पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से बिहेव करता है, सिटीजन और ये के साथ किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो उसको कंपेयर करना है कि जैसे अब मान लीजिए एक जैसे पॉलिटिकल सिस्टम को ही अगर हम देखें ध्यान से, अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम को ही अगर ध्यान से देखें, इसको एक बार क्लियर करिए। अब जैसे एक सेकेंड, अब ये पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखिए, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम को देखेंगे तो क्या कि एक डेमोक्रेसी है, ठीक है, इलेक्शन होते 5 साल पे, फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं फॉलो करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, तो ये इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इंडिया का जो राजनीतिक व्यवस्था है वो इस तरीके से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होते हैं, फेडरलिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, अभी ये क्या है, इंडिया का ये पॉलिटिकल सिस्टम है। अब देखिए, चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वहां पे डेमोक्रेसी है या नहीं है। देखो, मगर क्या है, चाइना अपने आप को क्या बोलता है कि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। वो अपने आप को क्या बोलता है, पीपल्स डेमोक्रेसी बोलता है, पीपल्स डेमोक्रेसी। ठीक है, तो उसको कंपेयर करना, ठीक है, कि कैसे ये व्यवहार करते, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, ये जो राजनीतिक संरचना है या फिर ये जो प्रणाली है, ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, उसके एनालिसिस और अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, जो विभिन्न विभिन्न देश किस तरीके से व्यवहार करते हैं, उसके व्यवस्थित अध्ययन से। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है व्यवस्थित, ठीक है, अध्ययन और विश्लेषण पे केंद्रित है। तो ये इसका डेफिनेशन का मूल हुआ। ठीक है, दिस डिसिप्लिन, यह विषय, यह
विषय या अनुशासन, विषय लिख लीजिए, यहाँ पे विषय चाहिए। यह विषय विभिन्न देशों में राजनीतिक संरचनाओं यानी पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रक्रियाओं और परिणामों को समझने और तुलना करने, पैटर्न, समानताएं, अंतर की पहचान करने का प्रयास करता है। अब देखिए फिर दोबारा से वही चीज को दूसरे शब्दों में बोला कि ये जो डिसिप्लिन है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, वो कर क्या रहा है कि जो राजनीतिक संरचना है, हर देश की राजनीतिक संरचना अलग है ना। अगर हम यहीं पे बात करें जैसे इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है जो मैंने बताया यहाँ पे, और वहीं पे अगर मैं बात करूं चाइना की, म्यांमार की, पाकिस्तान की या फिर किसी और, तो हर एक कहीं पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि ये डिसिप्लिन यही करता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है या जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे इस पॉलिटिकल सिस्टम में जो सरकार के पास पावर कैसे आती है सरकार के पास कि वो नीति बनाए लोगों के लिए। तो आप बोलोगे कि इलेक्शन होते हैं, सब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को कि राजनीतिक संरचना, उसके अंदर प्रक्रिया कैसी है, किस तरीके का प्रोसीजर वो अपनाते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, और उनके परिणामों कि उस आउटकम क्या है, उस प्रोसेस का आउटकम क्या है, ठीक है, उस प्रोसेस का आउटकम क्या है कि जैसे ये पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है और उसका इंपैक्ट ये है, ठीक है, उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब जैसे पैटर्न में अगर मैं समझाऊं इंडिया में, देखिए इंडिया का हम कह सकते हैं कि जो पैटर्न क्या है वो क्या है, वेलफेयर सेंट्रिक है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमेशा ये दिखेगा कि सरकार ने किसी ना किसी तरीके से नागरिकों की वेलफेयर को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, ठीक है। अगर आप ध्यान से भी देखें तो सरकार ज्यादातर करने का यही प्रयास करती है कि वो वेलफेयर प्रोवाइड करे, ठीक है। और कई बार बोला भी जाता है कि इंडिया इज अ वेलफेयर ओरिएंटेड कंट्री, ठीक है। और सिमिलैरिटीज क्या है, दो देशों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, जैसे पैटर्न तो आपने बता दिया कि हाँ ये एक वेलफेयर का पैटर्न इंडिया के अंदर हमें दिखता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे अगर मैं एक तरीके से बताऊं, यहाँ पे देखो डेमोक्रेसी में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इलेक्शन होते हैं। तो कई बार ये बोला जाता है कि इंडिया ना प्रोसीजरल लेवल पे यानी प्रक्रियात्मक लोकतंत्र पे तो एकदम अव्वल नंबर का है, 100 नंबर में से 100 नंबर है, क्योंकि हम प्रक्रिया को, प्रोसीजर को बहुत अच्छे से अपनाते हैं। और अगर हम सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की बात करें तो इस पे डिबेटेबल है, जो कि अगर आपने बीए प्रोग्राम 3rd सेमेस्टर में डेमोक्रेसी वाला पेपर पढ़ा होगा तो उसमें हम प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो इंडिया का अगर पैटर्न अगर एक और देख रहा है कि इंडिया का पैटर्न अगर देखे तो जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की, हाँ यहाँ पे हर 5 साल पे इलेक्शन हो रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के बात करते हैं कि हाँ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में तो एकदम अव्वल नंबर का है। तो ये भी एक पैटर्न हमने आइडेंटिफाई करा, ठीक है। सिमिलैरिटीज क्या है, दो देशों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर कैसी सिमिलैरिटीज है और डिफरेंसेस क्या क्या है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए अगर मैं यूएस इंडिया में अगर मैं कंपैरिजन करूं, ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इंडिया में जुडिशरी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है अपने रिक्रूटमेंट को लेकर, यूएस में उस लेवल का नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हो गए। इन यूएस में किस तरीके का फेडरल है, इंडिया में कैसा यूनिटरी मॉडल है, ठीक है। ऑल्दो कि इंडिया अपने आप को फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर करता है, ठीक है, मतलब एक फेडरलिज्म का ही भावना पैदा करता है कि हम यूनियन ऑफ संघों का राज्य है, ठीक है। तो डिफरेंसेस क्या है वो उसको हाईलाइट करता है। तो ये आपका डेफिनेशन होगा आपके पेपर में, ठीक है। एक बार दोबारा से, राजनीतिक विज्ञान का एक उपक्षेत्र है, ठीक है, एक सब फील्ड है जो विभिन्न देशों में राजनीतिक प्रणाली या राजनीतिक व्यवस्था, संस्थानों और व्यवहार के व्यवस्थित अध्ययन और विश्लेषण पर केंद्रित है। यह विषय
विभिन्न देशों में राजनीतिक संरचनाएं यानी राजनीतिक व्यवस्थाएं, प्रक्रियाएं, राजनीतिक प्रक्रियाएं और परिणामों को समझने और तुलना करने, पैटर्न, समानताएं और अंतर की पहचान करने का प्रयास करता है। ये आपका डेफिनेशन हुआ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का। अब हम आ जाते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, क्योंकि देखिए इसको ज्यादातर डोमिनेट करेगा इसी का मेथड, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। देखिए अब जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ना, अगर हम इसको ध्यान से समझे तो जैसे कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि देखिए इधर भी यही लिखा हुआ है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फोकसेस ऑन बिहेवियर, इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस, आइडिया, वैल्यू इन मल्टीपल कंट्रीज। अब देखिए जो तुलनात्मक राजनीति जो है ना, वो बहुत सारे देशों में किस तरीके की संस्थान है। जैसे संस्थान का मतलब यहाँ पे ये समझिए जैसे यूपीएससी हो गया, ठीक है, यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, ये संस्थान हो गए, ठीक है, सीएजी हो गया, ठीक है। तो ये किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तुलनात्मक राजनीति कई देशों में व्यवहार, संस्थानों, प्रक्रियाओं और विचार और मूल्यों पर केंद्रित है, ठीक है। इस पे फोकस करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इंस्टीट्यूशन किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके की प्रक्रिया अपना रहे हैं, ठीक है। आगे जाके अभी हम जब हम कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या है, कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव गवर्नमेंट में क्या अंतर है, ये भी हम करेंगे। क्योंकि आपको जब अपना आंसर लिखेंगे तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में दोनों को अलग अलग करके भी समझाएंगे कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट का ये क्षेत्र होता है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये क्षेत्र होता है। तो अभी के लिए हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वही देखिए क्या लिखा है कि इट सीक्स रेगुलरिटीज, पैटर्न, सिमिलैरिटीज, डिफरेंस अमॉन्ग नेशन स्टेट। तो ये क्या है, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो भी यही काम करता है। उसका काम ये है कि उसकी मूल जो प्रकृति है वो ये है कि जो विभिन्न विभिन्न देश हैं वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, वो क्या क्या उनके अंदर समानताएं हैं, क्या क्या उनके अंदर नियमितताएं हैं, क्या क्या उनके अंदर असमानताएं हैं, उनको स्टडी करता है। उन समानताओं को बताने की कोशिश करता है कि ये दो पॉलिटिकल सिस्टम, ये दो देश, ये इस तरीके से अपना अपना व्यवहार करते हैं। देखिए जो डिफरेंस हम बात कर रहे हैं उसको देखिए वो यहाँ पे भी हाईलाइट हो रहा है। इसको हमें लेते हुए चलना है कि जब हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को अगर हम अलग अलग करके अगर हम देखते हैं तो क्या समझ में आता है। तो देखिए जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ना, वो क्या कर रहा है, एक ब्रॉडर रेंज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है अपने अध्ययन में। तो देखिए जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो एक नेचर तो उसका ये भी हो गया है कि ये ब्रॉडर एरिया, ठीक है, ब्रॉडर एरिया यहां पे लिखा हुआ है, देखिए ब्रॉडर एरिया। दूसरा क्या है, देखिए क्या, ब्रॉडर रेंज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है, ब्रॉडर एरिया ऑफ या रेंज कह सकते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटी। दूसरा उसके अंदर हम देखिए जब ये बात कर रहे हैं कि एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है, ठीक है, एक विस्तृत, तो उसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं, गवर्नमेंट शामिल हो जाएगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, इंस्टीट्यूशंस, अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, देखिए इधर हो गया इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हो गया, इंस्टीट्यूशंस, और क्या है, अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अदर फॉर्म ऑफ या अन्य प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि यहां पे लिखा हुआ है, और संगठन के अन्य स्वरूप शामिल हैं जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सरकार से संबंधित नहीं है, ठीक है। क्या है कि जो दूसरे संगठन है जो शामिल होते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, जो कि नेशनल गवर्नमेंट है, जैसे ट्राइब हो गया, कम्युनिटीज हो गया, एसोसिएशंस हो गया,
यूनियंस हो गया, तो ये सरकार में शामिल नहीं होते, वो अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखो अगर हम थोड़ा सा अगर हम देखेंगे यहीं पे, अगर हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि देखिए जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है ना, वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। क्योंकि देखिए जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट हाईलाइट करा उसने, तो पहले क्या है कि ये ब्रॉडर पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, ठीक है, क्या है, एक विस्तृत राजनीतिक क्रियाएं, ठीक है। तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या है, इसका एक पार्ट है कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो अगर हम दोनों को अगर हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव गवर्नमेंट को, तो एक चीज है कि ये क्या है, नैरो है, ठीक है, ये क्या है, संकीर्ण है, संकीर्ण है, ठीक है, नैरो कह लो इसको, ठीक है। उसके बाद और अगर हम आगे बात करें, दूसरा क्या है, ये बहुत स्पेसिफिक है, ये केवल गवर्नमेंट से संबंधित है और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो देखिए अगर हम दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर यानी तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक सरकार, तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक भाग ही है कंपैरेटिव गवर्नमेंट। और अगर हम पेपर का नाम देखें तो पेपर का नाम किस तरीके से दे रखा है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है यानी गवर्नमेंटल फॉर्म है, उसको ज्यादा स्टडी करता है, पॉलिटिक्स को बैक डोर पे लेके गए हैं, ठीक है। और आगे अगर हम देखें तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसके अंदर और भी बाकी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो गवर्नमेंट के अलावा और ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एसोसिएशन होते हैं, यूनियंस होते हैं, तो उनका स्टडी भी करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में। जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है ये नैरो है एज कंपैरिजन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, क्योंकि ये केवल गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, पॉलिटिक्स को बैकडोर पे ले जाता है। और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसका जो डोमेन है, जो उसकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, वो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करती है, जिसमें सरकार भी आ जाती है, इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, और भी अन्य तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, वो सब शामिल हो जाती है। इसलिए ये दोनों में ये डिफरेंस हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। जो आगे जो लाइन कह रहा है कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो किसकी तरह ही है, एक तरह से पॉलिटिकल साइंस का ही है, ठीक है। वो क्या करता है, थ्योरी और मेथड दोनों को साथ लेके चलता है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ये आपका थ्योरी और मेथड दोनों को साथ लेके चलता है, थ्योरी एंड मेथड। अगर मैं बात करूं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, थ्योरी एंड मेथड, ठीक है। वो आगे हम समझेंगे कि कैसे। देखो जब हमने थ्योरी पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल थ्योरी, तो थ्योरी क्या करता है, थ्योरी क्या करता है, जर्नलाइज करता है, ठीक है। सिद्धांत क्या करता है, जर्नलाइज करता है, ठीक है, जर्नलाइज। हम क्या बोलते हैं कि थ्योरी इज अ टेंटेटिव थ्योरी इज अबाउट जर्नलाइजेशन, कि हमने कुछ सोचा, उसको हमने वेरीफाई करा और हम बोलते हैं कि नहीं इसका प्रकृति ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है, ये इस तरीके की व्यवस्था है, ठीक है। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो करता क्या है कि जब वो दो पॉलिटिकल सिस्टम को, जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, पॉलिटिकल सिस्टम को जब एनालाइज करता है दो देशों के, तो ये बताता है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये इस तरीके से व्यवहार करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, कि जैसे जिस देश के अंदर एक ये हाइपोथेसिस भी थी कि जिस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होगा, यानी अगर हम ये मत प्रणाली होगी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जो जीता वो विजेता,
ठीक है, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है, चाहे 33% ही क्यों ना हो 100 में से, मगर जिसके पास सबसे ज्यादा है वो विजेता। तो इस प्रणाली के अंदर ज्यादातर यही देखा गया है कि ऐसी प्रणाली के अंदर दो मुख्य पार्टी हमेशा हाईलाइट में रहती है। दो मुख्य पार्टी, दो पॉलिटिकल पार्टी। जैसे जैसे अगर हम बात करें जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, अगर हम देखें अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका के अंदर भी हमको दो ही पार्टी को अगर हम देखें तो ध्यान से देखने को मिलता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। और अगर हम देखें इंडिया में भी, तो देखो ये जो इसी प्रणाली को हम फॉलो करते हुए भी हम देख रहे हैं कि भारतीय राजनीति में भी देखें, अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें, बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे देखें, तो कांग्रेस बीजेपी, ठीक है, तो यही तो पार्टी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब ये जो पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था का जब अध्ययन करता है, तो ये कुछ जनरलाइज करता है कि ये समानताएं हैं, ये विषमताएं हैं, और हम इसको बताना चाहते हैं, जर्नलाइज करने। ठीक है, तो ये हुआ आपका थ्योरी पार्ट। तो क्या है कि जो थ्योरी क्या करता है, सिस्टमैटिकली रिलेटेड जर्नलाइजेशन, कि हम अच्छे से एनालाइज करके उसको जर्नलाइज करें। जर्नलाइज समझ रहे हो, सभी को बताना चाहते हैं कि ये इस तरीके से व्यवहार करता है। ठीक है, इसकी प्रकृति ऐसी है। और वहीं पे अगर हम मेथड की बात करें, मेथड रेफर्स टू प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, जो मेथड पार्ट है वो क्या है कि आप किस तरीके से चीजों को यूज कर रहे हैं, किस तरीके की प्रक्रिया आप अपना रहे हैं। देखिए यहां पे भी लिखा होगा, जबकि विधियां, जांच, परीक्षा, शिक्षण, परीक्षण और सिद्धांत के मूल्यांकन के लिए तकनीकी और उपकरणों का प्रयोग करने वाली प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। ठीक है, तो जो मेथड है वो क्या बता रहा है, मेथड ये बता रहा है कि हम कौन सा प्रोसीजर अपना रहे हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिव क्या है, एक मेथड भी है। ठीक है, ये टेक्निक हम अपना रहे हैं, ये टूल हम अपना रहे हैं। इस तरीके से हम अपने जो हाइपोथेसिस था, जो हमारा जो परिकल्पना थी, उसको हमने इस तरीके से हमने टेस्ट करा। तो क्या है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, एक तरह से आपकी सिस्टमेटिक रिलेटेड जनरलाइजेशन भी प्रोवाइड कराती है, और दूसरी तरफ ये एक मेथड भी प्रोवाइड कराती है कि जिससे आप टेस्ट कर सके, अपनी थ्योरी को इवैल्यूएट कर सके कि हाँ हमने ये कंपैरेटिव मेथड अपनाया। ठीक है, तो देखिए आगे क्या दिखा है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज कंसर्न विद द नॉर्म्स। ठीक है, जो तुलनात्मक राजनीति का संबंध गतिविधियों में अंतर्निहित मापदंडों और बुनियादी मान्यताओं के मूल्यांकन से है। तो देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, जो राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है, उसका जो मेन जो अध्ययन है ना, वो ये है कि उसका जो मुख्य जो मान्यता है कि किसी भी पॉलिटिकल जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, जो अंतर्निहित है, जो दिखाई नहीं दे रही, उसको समझना कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये इस तरीके से कर रहा है, और जो सामने स्पष्ट तौर पे दिखना नहीं है, तो इसको निकालना कि इसके अंतर्निहित के मापदंड क्या है, वो क्या बेसिक बिलीफ है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं पॉलिटिकल सिस्टम की, अगर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की, तो हम अगर बेसिक बिलीफ देखें, तो जैसे स्टडी हुआ, बहुत सारी गवर्नमेंट को एनालाइज करा, इंडियन गवर्नमेंट को भी एनालाइज, तो यही आया ना कि देखो यहाँ पे जो इंडिया में क्या है, सबसे पहले वेलफेयर है। ठीक है, उसके बाद आपका सिटीजन है। तो ये क्या है, ये बेसिक बिलीफ है ना हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, कि हमारा जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसका मेन जो थीम है कि नहीं, वेलफेयर करना। आप सब देख रहे होंगे कि लोगों को राशन दिया जा रहा है, तो क्योंकि ये वेलफेयर हमारा नेचर है, इंडियन गवर्नमेंट का जो नेचर है, जो बेसिक बिलीफ ये है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट मेक नहीं करना है। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग हमारा नहीं है, क्योंकि संविधान में क्या लिखा है कि कल्याण करना है। अगर हम डीपीएसपी को अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखेंगे, तो वहां पे हमें ये जो वेलफेयर का आइडिया वो एकदम क्लियर स्पष्ट होता है। तो ये ही प्रोवाइड करता है कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का क्या बेसिक बिलीफ है,
क्या वो बुनियादी है, क्या उसकी बुनियाद है, क्या उसका नॉर्म्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो भारतीय पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्था की बुनियाद क्या है कि व्यक्ति को ज्यादा अधिकार मिले, समाज, व्यक्ति और समाज दोनों को साथ लेके चलना है, ठीक है। तो जो ये जो अंडरलाइंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, इसको या इसको इसको कल्टीवेट करना है, इसको निकालना है, इसको समझना है। ये तुलनात्मक जो राजनीति है, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इससे कंसर्न्ड है, इससे संबंधित है। एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ना चाहें तो ध्यान से यहां पे देख सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक गतिविधियों में अंतर्निहित मापदंडों, बुनियादी मान्यताओं और मूल्यों से संबंधित है। उसके बाद देखिए तो लास्ट क्या है कि the field involves systematic and comparative study of nation and their political system। कि ये जो विषय है, ये जो क्षेत्र है, वो क्या करता है कि जो विभिन्न देश है, जो अलग अलग देश है, उनमें किस तरीके की राजनीतिक प्रणाली है, किस तरीके से व्यवस्थित है वहां, उसका तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित है। अब जो दूसरा आयाम है जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, वो है प्रैक्टिस के तौर पे कि देखिए जो व्यवहारिक कैसे है। देखिए जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो क्या करता है, कंपेयर करता है, ठीक है। कंपेयर करके क्या बताता है, वो कुछ देशों की समानताएं बताता है, कुछ देशों की असमानताएं बताता है। ये इस देश में ये समानता है, इस देश में ये असमानता है। उसकी बात करता है क्या है, जैसे अगर आप सब सिलेबस भी देखोगे तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए कंपेयरिंग रिजीम, डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, वेलफेयर, पॉपुलिज्म, सिक्योरिटी रिजीम। तो क्या करता है कि ये कंपेयर करने के बाद ये क्या करता है, ये टाइपोलॉजी क्रिएट करता है कि इन तरीके की व्यवस्था है देश के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक है। नॉर्थ कोरिया जो कि आप न्यूज में बार बार सुनते होंगे, उसके अंदर किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया के अंदर कैसा है, चाइना के अंदर कैसा है। तो ये टाइपोलॉजी क्रिएट करता है, ये बताता है कि ये इस देश के अंदर इस तरीके की व्यवस्था, इस देश के अंदर इस तरीके की व्यवस्था। मगर उस व्यवस्था को यहाँ पे जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में वो बोला जाता है कि यहाँ का ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है। फिर मैं एक बार बता देता हूं। देखिए जो पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक देश के अंदर जो नागरिक और सरकार किस तरीके से बात करती है, नागरिक और सरकार के बीच में जो मतभेद है वो किस तरीके से दूर होते हैं, नागरिक के बीच में किस तरीके से मतभेद दूर होते हैं, किस तरीके की व्यवस्था है, सत्ता की जो ताकत है, जो पॉलिटिकल पावर है, वो कहां से मिल रही है लोगों को। इससे मेरा अभिप्राय है। देखिए इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। देखिए जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसका जो एम है वो क्या है कि क्या समानता है, क्या असमानता है, इसको समझाना। अब देखिए इसको कैसे समझिए, इसको इस तरीके से समझिए कि देखिए क्यों जो सामाजिक जो क्रांति हुई, जो सामाजिक क्रांतियां हुई, यानी रेवोल्यूशन, जो सोशल रेवोल्यूशन हुए, वो फ्रांस और यूएसएसआर में ही क्यों हुए, ये जर्मनी और जापान के अंदर ये क्रांतियां क्यों नहीं हुई, इस पे क्वेश्चन मार्क। दूसरा और क्या है कि क्यों कोई सोशलिस्ट पार्टी नहीं है यूएस के अंदर, ठीक है। और भी कोई अब वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, क्यों वहां पे कोई सोशलिस्ट पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जो समानताएं है, ये असमानता, इसको जाहिर करता है, ये इसको बताता है। इसको यहां से आप पढ़ सकते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को यहां। और भी अगर हम क्वेश्चंस देखें कि जो इलेक्टोरल टर्नआउट है, यानी जो मतदान है, यूएस और स्विट्जरलैंड में कम क्यों है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना। और इसमें क्या वेरिएशन है, किस वजह से ये जो वोटिंग टर्नआउट है वो कम है या फिर ज़्यादा क्यों हो जाता है, इसका एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट करना और हाइपोथाइज करना कि इस वजह से यहाँ पे जो वोटिंग टर्नआउट है वो कम है। और इस पद्धति के माध्यम से, इस कंपैरिजन के माध्यम से, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पद्धति के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि
क्या कारण है किसी चीज का, कॉजेलिटी क्या है, क्या मेथड, वो क्या हम इससे अनुमान लगा सकते, क्या हम इससे जर्नलाइज कर सकते, क्या हम सामान्यकरण उपलब्ध करा सकते हैं समाज के लिए कि इस तरीके से हम समझे। इस चीज को बताना, थ्योरी डेवलप करना इस डिसिप्लिन का मुख्य काम है। अब देखिए, जो ग्रोथ ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति का विकास, देखिए जो आज के टाइम पे जो हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, जो ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है यानी जो कंटेम्पररी पॉलिटिक्स है, इसका जो जेनेसिस है ना 1950 के बाद बहुत डोमिनेट हो गया, ठीक है। और अगर हम देखें इस लेक्चर के शुरुआत में देखें कि जो कंपैरिजन है ना वो ह्यूमन नेचर है। कंपैरिजन क्या है? ह्यूमन नेचर कंपेयर करता है, ठीक है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं ह्यूमन से रिलेटेड है और कंपैरिजन से रिलेटेड है, और ये बहुत पुराना है, अभी एकदम से नहीं आया। मगर जो ये जो विषय है जो समकालीन दौर में, हम ये कह सकते हैं 1950 के बाद ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। क्यों 1950 के बाद? क्योंकि हम जो देशों का हम अध्ययन करने लगे कि इस देश में इस तरीके की शासन व्यवस्था, इस देश में इस तरीके की, और वो सरकार जो सरकारों की तुलना थी या जो सरकारों के अध्ययन से वो किसके अध्ययन में बदल गया? वो राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन में बदल गया, क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसको और बड़े टर्म में लेके गए, वो पॉलिटिकल सिस्टम की बात करने लगे। जैसे अगर आप सब देखोगे, शुरुआती एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ोगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल इवांस पैट्रिक्स की एक बुक है न्यूअर, ठीक है। तो न्यूअर के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करिए, तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि न्यूअर जो ट्राइब है जो अफ्रीका में, तो वहाँ पे वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, किस तरीके से, तो गवर्नमेंट से ये किस तरफ बढ़ गया, ये पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, कि हर जगह गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये जैसी ये सरकारों से राजनीतिक प्रणाली के अध्ययन में बदल गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम शुरुआत में अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, तो हम 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है अनसोफिस्टिकेटेड यानी अपरिष्कृत, ठीक है, अपरिष्कृत। दूसरा है सोफिस्टिकेटेड, परिष्कृत, और तीसरा जो है इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, तेजी से परिष्कृत होता जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी में, ठीक है, ये 3, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए ये क्या है, इसको समझिए। अगर हम शुरुआती दौर के अगर हम थिंकर देखें, तो सबसे पहले तो एरिस्टोटल आता है। एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने क्या करा, शुरुआती में उन्होंने 158 या 159 संविधानों का उन्होंने कंपेयर करा। अब कैसे कंपेयर करा कि उन्होंने वो गए जगह जगह घुमा और देखा कि बहुत अलग अलग देश में किस तरीके की शासन व्यवस्था है, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रही है, क्या क्या उनका विधान, कौन सी उनकी पुस्तक है जिससे वो शासन करते हैं। तो जैसे स्पार्टा में गए, पुर्सिया में गए, बहुत सारे 158 संविधानों का उन्होंने अध्ययन करा। तो सबसे पहले जो अगर हम कह रहे थे कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का फाउंडिंग फादर कौन है, तो यही बोल सकते हैं एरिस्टोटल, ठीक है। उसके बाद मेकियावेली, डी टॉकविला, ठीक है, जेम्स ब्रिज, ये सब शुरुआती जो, और इसमें और भी थिंकर्स है, जैसे ऑस्ट्रोगास्की है, वेबर है, ये सब महत्वपूर्ण हस्ती है जो उन्होंने शुरुआती दौर में जो जिसको अनसोफिस्टिकेटेड, ठीक है, अपरिष्कृत जो धारणा है उसमें अपना योगदान दिया, ठीक है। तो इन्होंने करा क्या, इन जो शुरुआती के जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो थिंकर्स थे, उन्होंने करा क्या, इन्होंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि ये जो कंपैरिजन, जो कंपैरेटिव मेथड के द्वारा ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि कैसे जो राजनीतिक संगठन है, जो राजनीतिक प्रणाली है, यानी जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो किस तरीके से व्यवहार कर रही है, किस तरीके से कार्य कर रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, इन प्रारंभिक विद्वानों ने राजनीतिक संगठन यानी प्रणाली कह लो, व्यवस्था कर लो, कि कार्य प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने के लिए
तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करा। ठीक है, जैसे एरिस्टोटल भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विभिन्न विभिन्न देशों में किस किस तरीके की संविधान है, किस तरीके से ये व्यवहार कर रहे हैं अपने नागरिकों के लिए। ठीक है, तो ये जो अर्ली जो स्कॉलर्स है वो उनका जो चिंतन था कि कैसे ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये फंक्शन किस तरीके से काम किस तरीके से कर रहा है। फिर ये जो लाइन है इसको याद कर लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, ये आपके एग्जाम में लिखे कि तुलनात्मक पद्धति का उद्देश्य मौजूदा या ऐतिहासिक राजनीति के अध्ययन से सामग्रियों का एक समूह इकट्ठा करना है, जिससे जांचकर्ताओं को चयन, तुलना और उन्मूलन के माध्यम से राजनीतिक इतिहास में आदर्श प्रकारों और प्रगतिशील ताकतों की खोज करने की अनुमति मिलती है। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। comparative method aims to assemble a body of materials from the study of existing or historical politics, allowing investigator to discover ideal type, ठीक है, and progressive forces in political history through selection, comparison and elimination। देखो, कंपैरिजन मेथड के माध्यम से ही तो पता चलता है कि एक टाइम पे हम इतने प्रोग्रेसिव थे कि हम किसी से मतभेद नहीं करते थे। तो हम ये कैटेगराइज करते ना कि ये जो टाइम पीरियड था इंडियन सोसाइटी में यहाँ पे किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे राम राज्य की जो संकल्पना प्रस्तुत करते हैं गांधी जी कि राम राज्य एक ऐसा राज्य था जहां पे एक आम नागरिक भी राजा के चरित्र के ऊपर या फिर राजा के व्यवहार के ऊपर क्वेश्चन कर पा रहा था, गॉसिप्स कर पा रहा था। ठीक है, वो इतना पावरफुल था वहां का सिटीजन कि वो राजा को भी क्रिटिसिज्म का या उसकी आलोचना करने से नहीं डरता था। ठीक है, तो और क्या है, कल्याण हर किसी का था राम राज्य। तो ये जो कंपैरिजन है यही तो पता चल रहा है कि हाँ, आइडियल टाइप जो कि आज भी हमारी जो सरकारें हैं वो यही, अब तो सरकारें यही कोशिश करती है कि नहीं, हम राम राज्य हमारा एक आइडियल स्टेट है। ठीक है, राम राज्य की तरह होना चाहिए व्यवस्था। तो ये सब क्या है, ये हिस्ट्री में ही तो हमें पता चले, तो कंपैरिजन के माध्यम से। और अगर और किसी देश में देखें तो वो भी इसी तरीके के कंपैरिजन के माध्यम से कि बोलते हैं कि नहीं, हमारा जो पास्ट था वो बहुत प्रोग्रेसिव था। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीस में देखोगे तो ग्रीक अपने आप को बोलते थे कि नहीं, हमारे यहाँ पे जितनी फिलॉसफी है, जितना एथिक्स है, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, वो सब हम इतने टाइम पहले इतने बहुत प्रोग्रेसिव नेशन थे। और आज हमारे ऊपर वो जो राजनीतिक कर्जा है जैसा भी प्रॉब्लम है। तो ये कंपैरिजन यही बताता है कि आइडियल टाइप बताता है, प्रोग्रेसिव फोर्सेस बताता है कि इतिहास में भी ऐसी सत्ताएं होती थी जहां पे जो प्रगतिशील लोग यानी प्रगतिवादी लोग मौजूद थे। तो वही अगर और अच्छी तरह से अगर हम ट्रेडिशन के माध्यम यानी अनसोफिस्टिकेटेड स्टेज को देखें तो जो फोकस एरिया था वो था कंट्री सेंट्रिक स्टडी, देश केंद्रित अध्ययन। फोकसेस ऑन सिंगल कंट्री, ठीक है, ओरिजिनेटेड इन यूएस, इनिशियली इन्वॉल्विंग एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम आउटसाइड द यूएस इन आइसोलेशन, ऑफन लैकिंग डायरेक्ट कंपैरिजन। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो कंटेम्प्रेरी 1950s के बाद इस तरीके से अध्ययन, शुरुआत में ये केवल कंट्री स्पेसिफिक था, यानी जो, और एक तरीके से बोला जाता है कि अमेरिका में ही इस पद्धति को दोबारा से जो कंटेम्प्रेरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो एक अमेरिकन ओरिजिन है। ठीक है, तो अमेरिकन ओरिजिन है, तो अमेरिका के जो अलग के अलावा जो देश थे उन कंट्रियों को समझने की कोशिश करी कंपैरिजन के माध्यम से। ठीक है, और हिस्टोरिकली स्पेशली इन द एंग्लो सेक्शन वर्ल्ड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स प्राइमरी मेंट स्टडिंग फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, तो पहला ट्रेडिशन जो था वो आपका क्या था, कंट्री सेंट्रिक था। दूसरा जो ट्रेडिशन जो आया, जो दूसरा जो फेस आया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, वो आया आपका मेथोडोलॉजिकल एम्फेसिस। इस पे क्या जोर किया गया कि पद्धति क्या होगी। ठीक है, पद्धतिगत प्रयासों पे जोड़ गया। तो इसका जो प्राथमिक जो मुख्य जो कंसर्न था या फिर जो संबंध था वो ये था कि तुलनात्मक विश्लेषण के लिए नियम और मानक को स्थापित करना,
कि रूल्स एंड स्टैंडर्ड, कि कौन कौन से रूल्स और स्टैंडर्ड्स के माध्यम से हम एनालिसिस कर सकते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेथडोलॉजी क्या होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए एड्रेसेस हाउ कंपैरेटिव एनालिसिस शुड बी कंडक्टेड टू इनहेंस इट्स पोटेंशियल फॉर डिस्क्रिप्टिव accumulation, causal explanation, associations between variables and prediction। तो जो दूसरा जो ट्रेडिशन, जो दूसरा जो फेज है, उसमें ये बात करी गई कि मेथडोलॉजी कैसी होगी। ये बताने की कोशिश करता है कि हम किस तरीके से व्याख्या करेंगे, उसका वर्णन किस तरीके से करेंगे। अगर हम इस मेथड को अपना रहे हैं, तुलनात्मक विश्लेषण को हम अपना रहे हैं, उसके माध्यम से हम किसी देश के राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ना चाह रहे हैं, कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो हम इसको कैसे व्याख्या करें, ठीक है, इसका संचय कैसे करें, ठीक है, और वो कौन कौन से कारण है कि ये घटना हो रही है, उन कॉजल रिलेशंस को हम कैसे बताएं, ठीक है, स्पष्टीकरण कैसे प्रस्तुत करें, ये कारण है, इस वजह से इस पॉलिटिकल सिस्टम में ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं कि हाँ इसके बाद ये सिचुएशन आने वाला है, ठीक है। तो इस जो फेज है, ये इस बात की ओर ध्यान ले जा रहा है हमारा कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसका क्षमता हम कैसे और बढ़ाए कि वो इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर सके, प्रिडिक्शन कर सके, ठीक है। एम्फेसाइज रिगोरस कंसेप्चुअल लॉजिक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक इंक्लूडिंग इशू ऑफ मेजरमेंट, केस सिलेक्शन, कि हम किस तरीके से कंपैरिजन करें, वो स्टैंडर्ड क्या होगा, रूल्स क्या होंगे, ठीक है, माप, केस का कैसे चयन करें, हम कौन से केसेस का चयन करें, मुद्दे सहित कौन कौन से हम टेक्निक या सांख्यिकी टेक्निक पे जोड़ दें जिससे हम ये ज्ञान हम प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो सेकंड जो है वो आपका जो ट्रेडिशन था वो मेथडोलॉजी के ऊपर जो फोकस करता है कि टूल्स प्रोवाइड कराओ, ये जो रूल्स एंड स्टैंडर्ड है वो कौन से लेवल के होने चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये तो अमेरिका से शुरू हुआ, ठीक है। अमेरिका से, तो अमेरिका क्या कर रहा था कि स्टडी कर रहा था, अपना वर्चस्व स्थापित, क्योंकि देखिए इस टाइप पे चल क्या रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है तो दो महापावर आई, यूएसए और यूएसएसआर। अब देखिए ये जो दो महापावर हैं, तो अब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो क्या है कि कोई भी देश अगर किसी देश के ऊपर डोमिनेशन करना चाहता है या पूरे विश्व में डोमिनेशन, तो वो दूसरे देशों को समझे, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन है वो न्यूट्रल नहीं है। फिर उसके बाद जब ये मेथड पॉपुलर हो गया कि नहीं इसके माध्यम से भी हम पॉलिटिकल सिस्टम को समझ सकते हैं, तो फिर मेथडोलॉजी की बात करी कि पुरानी जो मेथडोलॉजी थी उसमें तो ये था ना कि हमें अमेरिका के वर्चस्व को बनाए रखना है। जो दूसरा सेकंड फेज में आया कि नहीं ये मेथड अच्छा है, इससे हम बहुत सारी चीजें ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं आगे पॉलिटिकल सिस्टम में क्या परिस्थिति होने वाली है, ठीक है, संबंध स्थापित कर सकते हैं चरों के बीच में। तो ये बोला है कि नहीं हम इसका अच्छा मेथड जो कि सबके लिए क्रियान्वित हो, वो मेथड और वो स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो कर या फिर स्थापित करना चाहते हैं। और जो तीसरा ट्रेडिशन है, यानी पहला आपका कंट्री स्पेसिफिक था, दूसरा आपका मेथडोलॉजी स्पेसिफिक था, तीसरा एनालिटिकल अप्रोच है, यानी सीएमए। याद रखिएगा, आप एग्जाम में लिखिएगा देश के संदर्भ में, पद्धति के संदर्भ में और विश्लेषण के संदर्भ में। तो इस फेज के अंदर क्या करा गया कि जो इंपीरिकल सब्सटेंस है, यानी जो डेटा है और मेथड के ऊपर दोनों को एक करने की बात करें, एकीकृत, कि जो आपको डेटा मिला है और मेथड जो आप यूज कर रहे हैं उससे क्या आगे रिजल्ट निकल रहा है, एनालिसिस करने की कोशिश। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि देश के अंदर दो पार्टी है,
ठीक है, दो पॉलिटिकल मेन पार्टी है, ठीक है, दो नेशनल पार्टी है, और वहां पे क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। तो कैसे ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, ये इसको इन्फोर्स कर रहा है, ये इसको इन्फोर्स कर रहा है, ठीक है। तो इससे फिर हमें आगे क्या नॉलेज मिलेगा, उसके बारे में बात, एनालिसिस के बारे में बात होने लगी। इसी फेज के अंदर जो आज हम जो डेफिनेशन जो अभी हमने शुरू में पढ़ी, इस फेज के अंदर कंप्लीट होता है। कैसे कि फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लेनिंग डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी, कि व्यवस्थित तुलना के माध्यम से देशों या राज्यों के बीच जो संस्थान है, जो नेता है, अभिनेता है, यहाँ पे अभिनेता का मतलब स्टेट है, ठीक है, और प्रक्रियाओं के बीच क्या समानता है, क्या असमानता है, उसको समझने के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। तो इस थर्ड ट्रेडिशन में वो कंप्लीट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमारे सामने मौजूद होता है। क्या एम था, इसका उद्देश्य क्या था, कि एक्सप्लेन करना, गोइंग बियॉन्ड आइडियोग्राफी, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडेंटिटी, लॉ, लाइक एक्सप्लेनेशन, कि इसका उद्देश्य क्या था कि व्याख्यात्मक होना चाहिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को, विचारात्मक विवरणों से परे जाके, कि हमें इसमें आइडियोलॉजीज को नहीं इंक्लूड करना है, कि नहीं वो उस तरीके की विचारधारा का देश है तो वो इस तरह, नहीं, आइडियोलॉजीज को दूर करो, ठीक है, एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड कराओ, ठीक है, आपकी विचारधारा, आपकी सब्जेक्टिविटी को दूर करते हुए एक प्रॉपर, एक इंपीरिकल एविडेंस के माध्यम से एक पर्टिकुलर फोरकास्ट या भविष्यवाणी करिए। और क्या है कि जो रिसर्चर थे इसके अंदर, जो शोधकर्ता थे, क्या करते थे, कई मामलों में संघों और कारणों संबंधित संबंधों का नियंत्रण, परीक्षण और सत्यापित और गलत ठहराते थे, कि इसके अंदर जो साइंस का एकदम से जो साइंटिफिक मेथड है उसको सही तरीके से, कि रिसर्चर क्या करते थे, कंट्रोल करते थे, टेस्ट करते थे, वेरीफाई करते, फैल्सीफाई करके कॉजल रिलेशनशिप की दो चीजों के अंदर कैसा संबंध है उसको समझाने की प्रयास करते थे, जितने भी मल्टीपल केसेस उनके पास मौजूद थे। उसके बाद जो डिजाइन टेक्निक है, रिसर्च डिजाइन है, कि एन नंबर ऑफ स्टेट, एन नंबर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, उन दोनों के बीच में किस तरीके का कोरिलेशन है, डिफरेंसेस क्या है, सिमिलर क्या है, उसको हाईलाइट करना, ठीक है। और क्या है कि इसी फेज में, एनालिटिकल फेज में ही क्या हो रहा है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा एंड लॉजिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक उसको यूज करा गया, किसके लिए, हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए, ठीक है, और ये समझाने के लिए कि इसका इफेक्ट ये होगा और उसका इफेक्ट ये होगा, कि कॉजल रिलेशनशिप क्या है दोनों के बीच में। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है, लॉजिक, स्टैटिस्टिकल टूल्स, टेक्निक, सबका प्रयोग करा गया अपनी जो हाइपोथेसिस है, परिकल्पना जो है, उसको समझाने के लिए और ये बताने के लिए कि ये इन दोनों पॉलिटिकल सिस्टम में कॉजल रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो उसका नेपाल पे क्या असर होगा, पाकिस्तान पे क्या असर होगा, श्रीलंका पर क्या असर होगा। तो ये जो कॉजल रिलेशनशिप है, और अगर यहाँ पे अगर डेमोक्रेसी के अलावा और कोई रिजीम आ जाती है, यहाँ पे जो म्यांमार के अंदर पॉलिटिकल रिजीम दूसरा आ जाता है तो दूसरे देशों पे क्या होगा, बांग्लादेश में अगर पॉलिटिकल रिजीम दूसरी आ जाती है तो दूसरे देशों पे क्या होगा। वो कॉजल रिलेशनशिप भी को भी बताने की कोशिश कर रहा है। या अगर हम देखें कि पार्टी पॉलिटिक्स भी देखें, अगर पार्टी सिस्टम भी अगर इंडिया का एक वन मेजोरिटी सेंट्रिक हो जाता है या फिर एक ही पार्टी रह जाती है तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम में कैसा बदलाव। तो कॉजल रिलेशनशिप ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये सब
इस ट्रेडिशन के माध्यम से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बताने की कोशिश करी गई, फोरकास्ट करने की कोशिश करी, जो कारण है उनका स्पष्टीकरण मौजूद कराने की कोशिश करी गई। दोबारा से इसी पे आके ये बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो सेकंड ट्रेडिशन, जो मैथोडोलॉजिकल डिबेट की बात कर रहे थे या हम जो मैथोडोलॉजी पे फोकस कर रहे थे, उनमें कौन कौन से थिंकर, कौन कौन से राइटर्स शामिल थे। तो देखिए इसमें अगर हम देखिए जो सैमुअल हंटिंगटन है, ठीक है, सॉरी सैमुअल एच बियर है, एम मास है, बर्नार्ड अल्मन है, ये सब जो थिंकर है, रॉय मैड्रिस है, तो ये सब फॉलो करते हैं सेकंड फेज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, जो कि बात करते हैं जो मैथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में, इसको एड्रेस करने की बात करते हैं। जो थर्ड फेज है, इसके अंदर जो थिंकर्स जो आते हैं हमारे, जो कंटेम्परेरी थिंकर्स हैं, जो इस डिसिप्लिन को एकदम पुरजोर तरीके से रखा, उसमें आते हैं आपके डेविड ईस्टन हो गए, प्लीज नाम याद रखिएगा, डेविड ईस्टन हो गए, गैब्रियल आलमंड हो गए, जेम्स कॉलमैन हो गए, कार्ल डुट्रिस हो गए, ग्रैम बॉल पॉवेल भी हो गए, हॉरल्ड लास्टमैन, ये सब जो थिंकर्स हैं, ये आपके जो फाइनल फेज है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, जो कि बात करता है एनालिटिक्स की, ठीक है, एनालिटिक्स की बात करता है, वो ये जो थिंकर है ये उसमें समाहित होता है, एनालिटिकल अप्रोच की बात करता है एक तरीके से। देखिए एनालिसिस को मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, क्योंकि देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे जो होंगे जो एनालिसिस को नहीं समझते, यानी विश्लेषण। जैसे फॉर एग्जांपल हम आसमान में देखते हैं स्टार्स, ठीक है, तो इन स्टार्स से हम क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाने की, तो यही हमारा एनालिसिस है कि समाज में जो डेटा उपलब्ध है, जो समाज में जो डेटा उपलब्ध है, उससे आप अपना जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसका प्रयोग करते हुए क्या चीज निकाल रहे हैं, वो आपका एनालिसिस। क्लियर हुआ? तो ये जो फेज था इस पे केंद्रित था कि आपने मैथोडोलॉजी भी प्राप्त कर ली, उसके बाद आप क्या उपलब्ध करा रहे, जैसे भविष्यवाणी हो गया, इस तरीके की व्यवस्था होने से इस तरीके का हुआ, तो ये फेज इस बात पे केंद्रित है। जो डेविड ईस्टन इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट लाइक इनपुट, आउटपुट, डिमांड्स, गेटकीपर, सपोर्ट्स, स्ट्रेसेस, इन्वायरमेंट, फीडबैक, वैल्यू, क्रिटिकल रेंज, पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये सब कॉन्सेप्ट्स उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। गैब्रियल आलमंड जो है वो ऑफर करते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन इन हिज वर्क, ठीक है। कार्ल डुट्रिस जो है वो साइबरनेटिक्स लैंग्वेज that include concept like autonomy, memory, load, lag, need, gain, receptors, communication and selective screening, information, ये सब अपने माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। और ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इसको एक एनालिटिकल अप्रोच देने की कोशिश करते हैं अपने ये जितने भी अध्ययन के माध्यम से। इन जो थिंकर है, ये जो जितने भी थिंकर हैं, ये कोशिश क्या कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल रॉबर्ट्स हो गया, आर्मंड हो गया, ये सब क्या कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कॉन्सेप्ट निकाल के लेकर आए जो कि ना हर पॉलिटिकल सिस्टम पे लागू हो और समझने में मदद करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डेविड ईस्टन का देखें तो इनपुट और आउटपुट, लोग वोट डाल रहे हैं और लोगों को पॉलिसीज मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे कि ऐसे पर्पसफुल of choosing such language as they are sufficiently general to applicable any political units, ठीक है, हर पॉलिटिकल सिस्टम में लागू हो सके। तो ऐसे कंसेप्ट दे रहे हैं, जैसे कार्ल का है साइबरनेटिक्स का मॉडल हो गया, गैब्रियल आलमंड का इनपुट आउटपुट फंक्शन का हो गया, डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट, डिमांड, गेटकीपर्स, सपोर्टर्स। ये जो मॉडल है ये क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं और ये हर पॉलिटिकल सिस्टम में लागू होते हैं और इनके माध्यम से हम इस पॉलिटिकल सिस्टम का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, इस पॉलिटिकल सिस्टम को, इस राजनीतिक व्यवस्था को समझ सकते हैं।
अब जो नया जो हमारा जो सब टाइटल है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी प्रकृति, ठीक है, और क्षेत्र किसका, राजनीति, तुलनात्मक राजनीति का, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति। क्लियर हुआ? तो इसके अंदर क्या है कि जैसे शुरू में ही हमने क्या डिस्कस करा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसका 3 संदर्भ है, पॉलिटिकल एक्टिविटी से है, पॉलिटिकल प्रोसेस से है, पॉलिटिकल पावर से है। तो देखिए जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है यानी जो राजनीतिक क्रियाएं हैं कि हमने बात करा, जो तुलनात्मक राजनीति में राजनीति शब्द का अर्थ 3 अर्थों में लिया जाता है, राजनीतिक गतिविधि के माध्यम से, राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से, राजनीतिक शक्ति के माध्यम से। तो राजनीतिक गतिविधि क्या होती है? देखिए जो राजनीतिक गतिविधि है इन्वॉल्व्स effort to create and resolve conflicts in a way that aligns with the interest of people involved in the struggle for power। कि राजनीतिक गतिविधि में संघर्ष को इस तरीके से हल करना है या इस तरीके से सॉल्व करना है जिसमें लगभग ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो हित है वो पूरा किया जा सके। या हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमें समाज के अंदर इस तरीके से जो चीजों का समाधान करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम उनके हितों का हम रक्षा कर सके या फिर उनको हित उपलब्ध करा सकते, उनकी इंटरेस्ट प्रोवाइड करा सके या लोगों के हितों के अनुरूप हो। ठीक है, तो इसी पॉइंट को एक्सटेंड करते हुए हमें ये समझते हैं, देखिए कई बार ना जो जैसे डेविड ईस्टन ये जो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, वो अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू है। ठीक है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू से ये मतलब है कि देखिए पॉलिटिक्स के माध्यम से हम करते क्या है कि जो योजनाएं हैं या सुविधाएं हैं या वेलफेयर है या रिसोर्सेज है, ठीक है, संसाधन है, उसका आवंटन करते हैं एक समुदाय या दूसरे समुदाय किसी भी माध्यम से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें भारत के अंदर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब ये कैटेगरीज के माध्यम से कर क्या रहे, हम रिसोर्सेज का आवंटन कर रहे हैं ना, किसी को जॉब दे रहे हैं, किसी को एजुकेशन। तो पॉलिटिक्स को कई बार प्राइमरली इस तरीके से भी समझा जाता है कि ये क्या है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू। अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू को मतलब रिसोर्सेज। देखिए इस तरीके से किस तरीके से करा जाता है कि जिससे जो डिजायर्ड पीपल हैं जिनको वो मिलना चाहिए वो और जो पावर में है दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो सके। ठीक है, तो कई बार इस तरीके से भी समझा जाता है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में यही समझा जाता है कि किस तरीके से कौन सा मैकेनिज्म है जिससे जो रिजॉल्व है सोसाइटी के अंदर लोग और सरकार में जो लोग हैं उनके बीच में कैसे एक समानता की स्थिति बनी है, कैसे एक्सचेंज हो रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के हितों को संतुलन किया जा सके। तो देखिए जो यहाँ पे जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी का यही है कि किस तरीके से वो जो टेंशन है सोसाइटी के अंदर, रिसोर्स को लेकर है, बहुत सारी चीजों को लेकर टेंशन है सोसाइटी के अंदर, तो उन टेंशन्स का रिडक्शन कैसे हो रहा है और कैसे जो संघर्ष है उनका समाधान किस तरीके से हो रहा है, कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है और इमरजेंसी सिचुएशन में कौन से मैकेनिज्म कर रहा है। तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो इन चीजों के ओर हमारे ध्यान ले जाती है किसी भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्षेत्र के अंदर कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैसे हो रही है, कैसे रिडक्शन हो रहा है, कैसे अथॉरिटेटिव एलोकेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, कि रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे हो रहा है, जो संसाधन का बंटवारा है वो किस प्रकार हो रहा है और कैसे समतुल्य किया जा रहा है, जो लोग सरकार में है और जो लोग नागरिक हैं उन दोनों के बीच में कैसे संतुलन किया जा रहा है।
फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, यानी जो राजनीतिक प्रक्रिया है, एक्टिविटीज के बाद प्रक्रिया कि extend the concept of political activities include agencies involved in decision making। कि देखिए ये क्या है, एक्टिविटीज से थोड़ा सा आगे का प्रोसेस है। इसमें क्या है, एजेंसीज को हम इन्वॉल्व कर देते हैं। एजेंसीज कौन कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व होती है डिसीजन मेकिंग में? मान लो कोई पॉलिसी अगर बन रही है तो उसके अंदर कौन कौन सी एजेंसीज काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, जन कल्याण विभाग है, नॉन स्टेट एजेंसीज फॉर एग्जांपल प्रेशर ग्रुप जो डिमांड करते हैं, एसोसिएशन ग्रुप्स, तो उनकी अध्ययन की ओर हमारा ध्यान ही ले जाते हैं। इसमें पहला क्या है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हम ये समझ रहे हैं कि अथॉरिटेटिव एलोकेशन कैसे हो रहा है, वैल्यूज का, संसाधन का आवंटन किस तरीके से हो रहा है, और समाज में किस तरीके से वो मैकेनिज्म काम करता है जिससे जो टेंशन है सोसाइटी में वो खत्म होता है, और जो सरकार में है लोग और जो नागरिक है उन दोनों के बीच में समतुल्य कैसे हो रहा है। तो एक्टिविटीज इस पार्ट से रिलेटेड। दूसरा पॉलिटिकल प्रोसेस में ये है कि जो कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसके अंदर जो एजेंसीज है उनका क्या रोल होता है। और एजेंसीज कौन सी होती है, दो तरीके की एजेंसीज होती है, एक गवर्नमेंटल एजेंसी होती है और एक नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी होती है, जिसे हम प्रेशर ग्रुप बोलते हैं, दबाव समूह बोल सकते हैं, हित समूह बोल सकते हैं। जैसे टीचर्स का भी एक समूह होता है, ठीक है। तो ग्रुप्स एसोसिएशंस इंक्लूडिंग नॉन स्टेट एसोसिएशन आर नॉट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल स्ट्रगल, ठीक है, सॉरी पावर स्ट्रगल। तो ये सब भी पावर स्ट्रगल में शामिल होते हैं। मैनेजिंग इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन थ्रू इंटरनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसके ग्रुप्स के अंदर भी और ग्रुप्स के अंदर भी ग्रुप में भी पावर स्ट्रगल बना रहता है और वो कैसे रिजॉल्व करते हैं। दूसरा और इसके आगे का पॉइंट क्या है कि जो नॉन स्टेट एसोसिएशंस है वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और चाहते हैं कि हमारे स्पेसिफिक इंटरेस्ट को पूरा किया जाए। तो आप सब देखोगे, कई बार देखोगे यूनिवर्सिटी में टीचर्स के द्वारा मार्च होता है, बहुत सारे एम्प्लॉय लेवल के ग्रुप के द्वारा भी मार्च होता रहता है। तो पॉलिटिकल प्रोसेस में यही हो रहा है, यही समझने की कोशिश करते हैं हम किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत कि उस देश के अंदर उस पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरीके का पॉलिटिकल प्रोसेस है, यानी जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है उसमें कौन कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है। अब डिसीजन मेकिंग से मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कुछ जो मार्जिनलाइज सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए एक पॉलिसी बनाई, ठीक है, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन, ठीक है। अब रिजर्वेशन में कौन कौन सी गवर्नमेंटल एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई। दूसरा, जो यहाँ पे जो दबाव समूह है, एनजीओज है, वो कौन कौन से शामिल हो रहे हैं और उसके बाद क्या डिसीजन निकल के आ रहा है, इस प्रोसेस की बात करता है पॉलिटिकल प्रोसेस। देखिए इसको और स्पष्ट शब्दों में इस तरीके से, पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मेशन बाय गवर्नमेंट और बिकमिंग द गवर्नमेंट इज कंसीडर पॉलिटिकल प्रोसेस। सरकार द्वारा नीति निर्माण में भाग लेना, यह सरकार बनना राजनीतिक प्रक्रिया मानी जाती है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए जो स्कोप ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत जो क्या करता है कि पॉलिटिकल पावर का भी एग्जामिनेशन करता है, ठीक है। स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आल्सो इंक्लूड्स एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर व्हिच इज डिफाइंड बाय वॉरियसली बाय डिफरेंट राइटर्स, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोगों ने ये माना है कि जो दायरा है तुलनात्मक राजनीति का वो राजनीतिक शक्ति का परीक्षण करना या उसको समझना भी एक महत्वपूर्ण अंग है, स्कोप है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। कैसे, देखिए जो अलग अलग थिंकर है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मान के चलते हैं कार्ल जे फ्रेडरिक का मान के चलते हैं। कार्ल जे फ्रेडरिक इसे एक विशेष मानवीय रिश्ते के रूप में देखते हैं, जबकि टॉनी इसे दूसरे के आचरण को इच्छा अनुसार संशोधित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है। कार्ल फ्रेडरिक सीज एज अ पर्टिकुलर ह्यूमन रिलेशनशिप
जो पॉलिटिकल पावर को किस तरीके से दिख रहे हैं, अ पर्टिकुलर ह्यूमन रिलेशनशिप। और वहीं पे टॉनी जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द कैपेसिटी टू मॉडिफाई द कंडक्ट ऑफ अदर्स एज डिजायर्ड, कि ये एक ऐसी क्षमता है जो दूसरे के आचरण को अपनी इच्छा अनुसार बदल दे। तो पॉलिटिकल पावर जो है वो भी एक जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक जो तीसरा महत्वपूर्ण स्कोप है, जो एग्जामिन करता है कि पॉलिटिकल पावर किस तरीके का है। अब देखिए इसके अंदर ये समझना है, जैसे देखिए किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो पॉलिटिकल पावर है वो किसके पास है, जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करता है। अगर आप सबने इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा, तो जो उसमें पॉलिटिकल पावर जो था, तो उसमें आपने जो पढ़ा होगा कास्ट पढ़ा होगा, क्लास पढ़ा होगा, और जो फेमिनिज्म वाला जो वो वाला टॉपिक वो पढ़ा होगा, जेंडर पढ़ा हुआ। तो यहाँ पे इसके अंदर ये समझना है कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिकल पावर है ना, वो इस चीज का एग्जामिन करती है कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, किसी भी राजनीतिक प्रणाली के अंदर जो पावर है वो कहाँ लोकेट होती है, ठीक है, और वो किस तरीके से पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करती है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि डिजायर्ड रिजल्ट आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम भारत की बात करें तो पॉलिटिकल पावर मेनली कहाँ पे है, पॉलिटिकल पावर आपकी पार्लियामेंट में नंबर्स के ऊपर है। जिसके पास ज्यादा नंबर है उसकी सरकार है, और उसी की तरीके की पॉलिसीज बननी है, वही इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉलिसी को, डिसीजन मेकिंग को। तो इस रोल को एग्जामिन करना है, इस प्रोसेस को एग्जामिन करना है। तो यहाँ पे आपका तीनों इंक्लूड होता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी कैसी है, पॉलिटिकल प्रोसेस कैसा है, और पॉलिटिकल पावर कहाँ लोकेटेड। वहीं अगर देखिए लास्ट वेल भी इसी चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि पावर्स रोल इन डिसीजन मेकिंग डिस्क्राइबिंग इट एज एन interpersonal process where individuals or group influence the policies others pursue। ठीक है, कि जो दबाव समूह जिनके पास पॉलिटिकल पर वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं और बाकी लोग उसे अपनाते हैं, उसको दोहराते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज सीन एज यूनिक एक्सरसाइज ऑफ पावर, ठीक है, टू चेंज अदर्स कंडक्ट इन स्पेशल डायरेक्शन। जो बात यहाँ पे जो टॉनी कह रहे हैं वही, कि इस तरीके से अपने हितों को साधना जिससे कि वो पूरा हो सके और दूसरे उसको फॉलो करे। ठीक है, इस पॉलिटिकल पावर के एग्जामिन से हमें मिलता क्या है, हमें इसके एग्जामिन से क्या मिलता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन रूलिंग क्लास है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, कौन गवर्निंग क्लास है, कौन नॉन गवर्निंग क्लास है, कौन एलीट है, कौन गवर्निंग एलीट है, कौन नॉन गवर्निंग एलीट है। ठीक है, ये रोल्स के बारे में हमें पता चलता है। और पॉलिटिकल एक्टिविटी वाले में किसके बारे में पता चलता है कि कौन कौन सी एजेंसीज है जो कि इंक्लूड होती है किसी डिसीजन लेने में या डिसीजन बनने में, और एक्टिविटीज में कि किस तरीके से यहाँ पे किसी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो पॉसिबल हो रहा है। अब देखिए बाकी इसको भी पर आप देख सकते हैं कि देखिए ये यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो लार्जली कहाँ ऑपरेट होती है, ग्रुप्स के अंदर ऑपरेट होती है। राजनीति ज़्यादातर बड़े पैमाने पर ग्रुप के अंदर या समूह के अंदर संचालित होती है, और कोई भी इससे अछूता नहीं है, ना ही व्यक्ति ना ही समाज। ठीक है, दूसरा ये है कि देखिए किसी भी अगर मान लीजिए जो टाइपोलॉजी अगर हम देखें रेजिम्स का, जैसे जो डेमोक्रेसी अगर कहीं होगा यानी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, तो वहाँ पे जो शासक है, जो रूलर है, जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, वो हमेशा अपनी अथॉरिटी को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। किसके द्वारा?
कंसेंसस के द्वारा, वोटिंग के द्वारा, सहमति के द्वारा। और वहीं पे जो टोटलिटेरियन रिजीम्स होती है, यानी जो अधिनायकवादी सरकारें होती है, प्रणाली होती है, वो पावर की वजह से एक तरह से सुप्रीमेसी, एक सत्ता की प्रमुखता का प्रयोग करते हुए अपने शासन की वैधता प्रदान करते हैं। वहीं पे देखिए एक सेलिब्रेटेड प्रिंसिपल यही है ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, कि जहां पे भी सहमति कमजोर होती है वहां पे जो मजबूती है, यानी जो जो यानी जो हिंसा, या फिर ये कह सकते हैं हम जबरदस्ती, वो मजबूत होती है। और जहां पे हिंसा मजबूत होती है वहां पे कंसेंसस कम होता है। ठीक है, तो इसी स्कोप के अंदर ये यही बात करते हैं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ना, वो स्टडी ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट से ना आगे बढ़कर एक कंप्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर के ऊपर फोकस करती है, कि वॉरियस कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में, कि कैसे पॉलिटिकल पावर ऑपरेट कर रही है। तो ये स्कोप है पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, जो कि आप लिख सकते हैं। जो भी थिंकर्स का नाम लिया है, उनका थिंकर का अगर नाम अच्छे से मेंशन करते हैं तो जो नंबर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं। अब देखिए जो सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि एनालिटिकल कम एम्पिरिकल मेथड। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो मेथड है वो है एनालिटिकल कम एम्पिरिकल। यहाँ पे इसका मतलब समझिए, देखिए जो थर्ड फेज हमने जो एनालिटिकल करा था, यानी जो आप कॉग्निटिव एबिलिटी यूज कर रहे हैं एक रिजल्ट को ड्रॉ करने के लिए। दूसरा क्या है, आप वो जो रिजल्ट का जो आप बता रहे हैं उसके पीछे क्या है, आपका एम्पिरिकल एविडेंस है, यानी नंबर्स में, यानी जिसको मापा जा सकता है, वो आपके पास एविडेंस यानी सबूत उपलब्ध है। ठीक है, तो पहला नेचर तो यही है। और देखिए यहाँ पे ये दे रखा है कि शुरुआती दौर में इस टाइम पे ये बोला जाने लगा कि नहीं, जो पॉलिटिकल साइंस है उसको ना नॉर्मेटिव से दूर होना चाहिए। नॉर्मेटिव मतलब ये नॉर्मेटिव थिंकिंग से दूर होना चाहिए, एम्पिरिकल होना चाहिए। तो उसके बारे में यहाँ बताया। मगर जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो आपका नॉर्मेटिव प्लस एम्पिरिकल दोनों को मेथड को साथ लेके चलता है। नॉर्मेटिव मतलब कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो, ठीक है, कि जिसमें जो कंटेस्टेड है हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी बात करता है। ठीक है, तो नॉर्मेटिव प्लस में आपका एम्पिरिकल दोनों को साथ लेके, तो वही बात कर रहा है कि जो पहला जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो एनालिटिकल कम एम्पिरिकल, जो कि हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। अब जो दूसरा फीचर ये है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन सरकार की औपचारिक संरचनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने से परे विकसित हुआ है। ठीक है, कि देखो केवल और केवल फॉर्मल स्ट्रक्चर्स को हमें नहीं स्टडी करना है। जैसे फॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब एग्जीक्यूटिव हो गया, बहुत सारी गवर्नमेंट की, जुडिशरी हो गया, ठीक है, और लेजिस्लेचर हो गया। इनके अध्ययन के साथ साथ हमें इसके बाहर के अध्ययन, डिपार्चर फ्रॉम द अप्रोच ट्रेडिशन, ठीक है, कि इसके बाहर के अध्ययन मतलब और भी चीजों को इंक्लूड करना है। जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है, उनका भी अध्ययन शामिल है। तो यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है कि देखिए हम पॉलिटिकल सिस्टम का टर्म यूज कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, एक बड़ा टर्म है। गवर्नमेंट केवल सीमित टर्म है। गवर्नमेंट का मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ठीक है। और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें
ये सब आने के साथ साथ और भी संस्थाएं शामिल है। तो इसलिए इसको ब्रॉडर कंसेप्ट में या फिर ब्रॉडर इसका स्वरूप रखा गया है। और देखिए जो तीसरा जो स्वरूप है वो ये है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को ना ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्री है उसको समझने के लिए प्रयोग किया गया है। देखिए लिखा हुआ है भी है कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट इज नो लॉन्गर टू लिमिटेड टू स्टडीइंग डेवलप्ड वेस्टर्न गवर्नमेंट्स। अब इसे जो अफ्रीका एशिया के जो गरीब देश है, जो विकसित देश है, उनकी व्यवस्थाओं उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी समझने के लिए इसका प्रयोग करा गया है और बहुत पॉपुलर है। देखिए क्या लिखा है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन ने विकासशील क्षेत्रों की राजनीति पर बढ़ते जोर के साथ अतिरिक्त महत्व प्राप्त कर लिया है। ठीक है। और जो चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसने क्या करा है, जो टेक्निक अडॉप्ट करी है वो है इसने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखा है। ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये होता है कि ये सोशोलॉजी से भी चीजों को लेता है, पॉलिटिकल साइंस से भी कुछ चीजों को लेता है, हिस्ट्री से भी कुछ चीजों को लेता है। ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी साइकोलॉजी की से भी कुछ चीजों को प्राप्त करता है। ठीक है। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इसने अपनाया है कि ये केवल एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन पे फोकस नहीं है, ये सभी डिसिप्लिन की फाइंडिंग से अपने जो सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करा है। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेखक तेजी से समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान और यहाँ तक कि जीव विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों जैसे विषयों से भी उधार लिए गए उपकरणों शामिल है, मतलब जो टेक्निक टूल्स हैं। और पांचवा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है वैल्यू, यानी वैल्यू फ्री। देखिए शुरुआती में अगर हमने जब कंपैरिजन स्टेजेस में देखा था तो हमने कंट्री स्पेसिफिक देखा था और क्या देखा था कि यूएस के बाहर की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जो देखने का जो नजरिया था वो क्या था, अमेरिकन सेंट्रिक था या यूएस सेंट्रिक था। तो अब क्या है, ये अमेरिकन वैल्यूज या यूरोपियन वैल्यूज से फ्री होकर ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान इसने खड़ा करा है। तो ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू फ्री पर एक नॉलेज उपलब्ध कराता है। और शुरुआत में जो हमने सबसे पहला देखा कि ये इंपीरिकल प्लस में एनालिटिकल यानी नॉर्मेटिव दोनों को साथ लेके चलता है और एक सेकुलर रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करता है। और कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो कि क्या था, दोनों एक घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने ऊपर जो ये जो डायग्राम जो जैसे जो समझाया था आप सबको, यहाँ पे ये जो था इसके माध्यम से समझिए। ये रहा इसका हिंदी, आप सब पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम में जो भी आपको पॉइंट लगता है वो लिख सकते हैं। जो समझाने वाला पार्ट था वो मैंने इस वाली स्लाइड में जो शुरू में समझाया था, ये सारे पॉइंट्स को मैंने कवर कर दिया। यहाँ पे आगे भी यही है कि देखिए जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट प्राइमरली इन्वॉल्व्स कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम विथ स्पेसिफिक ऑन देयर इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शन। कि जो तुलनात्मक सरकार में मुख्य रूप से विभिन्न राजनीतिक प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन शामिल है, जिसमें उनके संस्थानों और कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो बहुत ही, उसका जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉडर है, उसके अंदर सब चीज इंक्लूड हो जाती है। ठीक है। गवर्नमेंट प्लस में अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी नॉन स्टेट पॉलिटिक्स भी इंक्लूड हो जाती है। आप सब इनका नाम जरूर लिखिएगा, बॉन्डल का। ठीक है। देखिए यहाँ पे हिंदी में ये रहा बॉन्डल का। देखिए बॉन्डल इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि जो तुलनात्मक सरकार है ना
उसके दो पहलू हैं, एक तो है क्षैतिज और एक है ऊपरी बोल सकते हैं, उदार्ध बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो दो तरीके, एक बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ऐसे, वर्टिकल ऐसे। ठीक है, तो ये हाईलाइट करते हैं दो एस्पेक्ट्स में बॉन्डल कंपैरेटिव गवर्नमेंट को। देखिए, वर्टिकल कंपैरिजन का मतलब ये है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कि जब सरकार के रिलेशन, यानी जो सरकार है, जो स्टेट है, उसके रिलेशंस दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, यानी जो सरकार से संबंधित जैसे और भी संस्थाएं हैं या सरकार की और संस्थाएं, उनसे कैसा रिलेशन है, उस पे काम करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्टिकल कंपैरिजन इन्वॉल्व्स स्टडीइंग द स्टेट इन रिलेशन टू अदर एसोसिएशन एंड ग्रुप विथ पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पैक्टिंग द पॉलिटिकल सिस्टम। कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है, जिनका पॉलिटिकल कैरेक्टर है, वो कैसे स्टेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और स्टेट इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इन पॉलिटिकल ग्रुप को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसके माध्यम से में, जैसे ये राज्य है और ये पॉलिटिकल ग्रुप है। पॉलिटिकल ग्रुप कैसा भी हो सकता है, क्लास हो सकती है, पॉलिटिकल कास्ट हो सकता है, कोई सा भी ग्रुप, एसोसिएशन हो सकता है। तो ये स्टेट और इसके कैसे संबंध है, ठीक है, और इसके और स्टेट, तो इसको एनालिसिस करता है किस वे में, हॉरिजॉन्टल वे में, जिसको क्षैतिज बोलते हैं। ठीक है, और वर्टिकल वे में, सॉरी, इसको वर्टिकल वे में एनालिसिस बोलते हैं। वर्टिकल, ये वाले को स्टेट अपने डिफरेंट वेट, देखिए इसको ऐसे समझिए कि ये जो वर्टिकल है ये वाला है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, स्टेट किस तरीके से अपने जो पॉलिटिकल, स्टेट के अंदर ही जो पॉलिटिकल ग्रुप्स है, जैसे क्लास हो सकती, क्लास का ग्रुप हो सकता है, कास्ट का ग्रुप हो सकता है, और भी डिफरेंट तरीके के, तो उनकी कैसे संबंध है, ये हम वर्टिकल कंपैरिजन के अंदर देखते हैं। और हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन के अंदर कोई एक गवर्नमेंट या स्टेट दूसरे देश की गवर्नमेंट और स्टेट की कंपैरिजन से हम देखते हैं, अदर गवर्नमेंट, अदर स्टेट्स गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वाला। ठीक है, तो ये बॉन्डल का आर्ग्यूमेंट, और इसको हाईलाइट करके आप लिख सकते। तो अगर हम देखें अब प्रीलिमिनरी, अगर हम प्राथमिक तौर पे अगर हम देखें कि तुलनात्मक सरकार की प्रारंभिक परिभाषा समकालीन दुनिया में राष्ट्रीय सरकारों के पैटर्न के अध्ययन के रूप में दी गई है, कि अन्य देशों में जो नेशनल गवर्नमेंट है उनका क्या क्या पैटर्न है। ठीक है, जो कि हमें आगे पता चलेगा कि कोई यूनिटरी को फॉलो कर रहा है, कोई फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, कोई पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। अब देखिए, कई बार एग्जाम में ना आलोचनात्मक परीक्षण की बात करता है, आलोचनात्मक परीक्षण, यानी क्रिटिकली इवेल्युएट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो रेफरेंस लेना है वो नीरा चंदोक के जो आर्टिकल है, लिमिट्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस 1996 इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में जो उन्होंने लिखा है, नीरा चंदोक ने, जो कि कंटेम्पररी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। तो उनका देखिए उन्होंने क्या बोला है कि द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड द नेशन स्टेट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आर फेसिंग चैलेंज, कि जो तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्थानों और राष्ट्र और राज्यों की जो अवधारणा है ना, उसमें कमी आई है। ठीक है, वो चुनौतियों का सामना कर रहा है। किससे कर रहा है, कि पूंजी से, ठीक है, प्रौद्योगिकी से, सांस्कृतिक प्रथाओं से, और क्रॉस कंट्री लेबर माइग्रेशन से, ठीक है, और मॉनिटरिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन से।
मिलिट्री इंटरवेंशन से, ऑटोनॉमी मूवमेंट से, ठीक है। तो इन सभी से ना ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल से, जैसे आप किसी देश की अर्थव्यवस्था को परेशान कर सकते हैं, आप उस देश से कैपिटल निकाल लें या कैपिटल ज़्यादा लगा दे तो परेशान हो जाती है, तो हलचल पैदा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से, कि अगर आपके पड़ोसी देश ने अगर न्यूक्लियर ईजाद कर लिया तो आपके पास हमेशा थ्रेट रहेगा। तो जो कंसेप्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी नेशन स्टेट का इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वो चैलेंजेस फेस कर रहा है, ठीक है। और मान लीजिए कि कहीं पे माइग्रेशन ही ज़्यादा है, कहीं पे ह्यूमन राइट वायलेंस ज़्यादा है, कहीं पे मिलिट्री इंटरवेंशन ज़्यादा है, तो जो स्टेट का जो कंसेप्ट है ना वो थ्रेटन है, वो चुनौतियों का सामना कर रहा है। यहाँ पे नीरा चंदोक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये जो मान के चल रहे हैं ना कि ये सारी नेशन स्टेट एक जैसे हैं और हर पॉलिटिकल यूनिटी में एक इक्वालिटी है, वो ऐसा नहीं है, वो वायलेट हो रही है। वो हर जगह पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अलग अलग डिफरेंट लेवल पे अलग तरीके से काम कर रहा है, कोई भी एक होमोजेनियस कैटेगरी नहीं है। वो यहीं पे यही पता नहीं हुए, दिस सिग्निफाइज दैट द आइडिया एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ कल्चरली होमोजीनियस नेशन स्टेट which had come to pervade political thinking since 18th century are in crisis, ठीक है। यह दर्शाता है कि सांस्कृतिक रूप से समरूप या स्वरूप राष्ट्र राज्य के विचार और संस्थाएं जो 18वीं शताब्दी से राजनीतिक सोच में व्यापक हो गई है, संकट में है, ठीक है। अगर आप सबको और भी अब देखिए, जो नीरा चंदोक है ना, वो ये आर्ग्यू करती है कि क्या कोई ग्रैंड कैटेगरी ऑफ थ्योरी ऑफ एनालिसिस है हमारे पास पॉसिबल, जो इन कंपैरिजन को इवैल्यूएट कर पाए। यानी ये जो तुलना का जो आधार है उसके लिए हमारे पास टूल्स अवेलेबल है, वो ग्रैंड कैटेगरीज अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो ये इस पे क्वेश्चन मार्क करती है। सेकंड में ये बात करती हैं कि देखिए, हर सोसाइटी का जो हिस्ट्री है ना वो एक जैसा नहीं है, एक लीनियर वे में नहीं है। पहले सोसाइटी का जो हिस्ट्री है वो नॉन लीनियर वे में चलता है, और हम जो ये जो मेथड फॉलो कर रहे हैं, ये नीरा चंदोक आर्ग्यू करती है, सोसाइटीज डू नॉट फॉलो अ लीनियर कंसेप्ट ऑफ टाइम and using historical sociology for comparative analysis is challenging due to varying time and scale and the historical periods. इसका तर्क यह है कि समाज समय की एक रेखीय अवधारणा का पालन नहीं करते और अलग अलग समय के पैमाने और ऐतिहासिक अवधियों के कारण तुलनात्मक विश्लेषण के लिए ऐतिहासिक समाजशास्त्र का उपयोग करना चुनौतीपूर्ण है। यानी देखिए, हर सोसाइटी, हर समाज का जो हिस्ट्री है ना वो एक लीनियर वे में नहीं चलता। लीनियर में मतलब समझ रहे हो, ऐसे वो कैसे चल रहा है। हो सकता है कि कोई समाज सबसे पहले डाउन पे हो, फिर अप आया हो, फिर डाउन चला गया, तो नॉन लीनियर। और अगर लीनियर होगा तो कैसे, एक जैसे एक फ्लो में बढ़ता रहेगा। तो इस पे आर्ग्यू करती है। दूसरा, अगर आप अपने आंसर को अच्छा करने के लिए नीरा चंदोक के आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं, जो कि इसमें यहाँ पे भी हमने परिदर्शित करा था। तो दूसरा तो ये हो गया। तीसरा जो है कि जो हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस है, यानी नेशन स्टेट जो कि हमने इस वाली स्लाइड में करा था, वो क्या है, थ्रेटन है। क्यों थ्रेटन है? ये कैपिटल के फ्लो से, टेक्नोलॉजी के फ्लो से, मिलिट्री इंटरवेंशन से, जो ह्यूमन राइट वायलेशन एजेंसियाज है, इन सब से क्या है, जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। तो तीसरा तो ये एक कारण है। चौथा जो ये बोलती है कि प्रॉब्लम है मेथोडोलॉजी से, ठीक है। क्यों बोलती है कि जो भी जितना भी मेथोडोलॉजी है ना,
ये वेस्टर्न सेंट्रिक है, यानी यूरो सेंट्रिक है। ठीक है, यही बात करते हैं कि जब हम दो या दो से अधिक समाजों की तुलना करते हैं तो हम समझ कि किस ढांचे का प्रयोग करते हैं, कि जब मैं दो सोसाइटी को कंपेयर कर रहा हूं तो मैं इन कंपेयर करने की जो समझ है वो कहाँ, कौन सी सोसाइटी की है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन कर दिए। तो ये बताती है कि नहीं, ये यूरोसेंट्रिक है। ठीक है, और अगर हमें क्रिटिसिज्म देखना है तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी जो अवधारणा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, उसका जो प्रिसाइज मीनिंग है, यानी एक ऑब्जेक्टिफाइड मीनिंग है, वो अवेलेबल नहीं है। तो वो क्या है, इंटरप्रिटेशन पे अवेलेबल है। बहुत सारे लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन लेते हैं उसका। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या है, बहुत सारी जो पॉलिटिकल टर्म्स ऐसे हैं जिनका ना जो जिनके मीनिंग में ना संशय है। ठीक है, अस्पष्टता है, कि प्रॉब्लम हो जाता है कि हम डेटा कैसे कलेक्ट करें स्टेट से, और नॉन स्टेट जो इंस्टीट्यूशन है उससे डेटा कैसे कलेक्ट करें। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। फिर देखिए, जो पॉलिटिकल बिहेवियर इज नॉट नेसेसरली कंडक्टेड ऑन रैशनल बेसिस, जो राजनीतिक व्यवहार है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का, वो उसको हम साइंटिफिक माध्यम से हम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति व्यवहार अलग तरीके से करता है, उसको मेजर किस तरीके से करा जाए। ठीक है, और पांचवा अगर हम देखें कि वैल्यू फ्री पॉलिटिकल साइंस बिकम अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, फिर नॉर्मेटिव चला जाता है, जैसे वही जो नीरज चंद्र जो बात कर रही है कि जब दो सोसाइटी या तीन सोसाइटी को कंपेयर करना है तो फिर उसके वैल्यू कौन से होंगे, उसका नॉर्मेटिव पॉइंट कौन सा होगा। ठीक है, देर इज द फैक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल, कि देखो बहुत जटिल है, पॉलिटिकल सिस्टम भी जटिल है और पॉलिटिकल बिहेवियर प्राप्त करना तो और जटिल हो जाता है। ठीक है, फिर लास्ट ये है कि देखिए प्रॉब्लम ये भी है कि जो सिटीजन है ना, वो एक जैसा व्यवहार नहीं करते। ठीक है, वो हर टाइम पे अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। कि देखिए द रोल्स दैट इंडिविजुअल प्ले इन पॉलिटिक्स ऑफ देयर कंट्री कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म रोल्स। ठीक है, यानी तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जो है ना अपने देश की राजनीति में जो भूमिका निभाते हैं, उन्हें तुलनात्मक राजनीति के छात्र द्वारा विकसित समान नियमों के अधीन नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो देखिए जो सिटीजन होता है, जो नागरिक होता है, जो व्यक्ति होता है, वो डिफरेंट स्फीयर में अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। ठीक है, स्टेट के अंदर ही, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ही, और उसे मेजर करना, उसे प्राप्त करना बहुत कठिन है, चैलेंजिंग है। ठीक है, प्लीज लाइक करिए हमारे इनिशिएटिव को, सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।